हेलो गाइस, आपका स्वागत है हमारे जेके स्टडी स्टफ में। तो गाइस, जैसे कि आप सबको पता है कि मैंने आपको बताया था कि लूसेंट जीके का जो हम कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो बिल्कुल बेसिक लेवल से हम जो है लूसेंट जीके को पढ़ेंगे। और गाइस, जैसे कि मैंने इससे पहले लॉन्चिंग वीडियो में भी आपको बताया था कि जिसमें मैंने आपको बताया था कि आपको मतलब लूसेंट जीके का जब आप कोर्स स्टार्ट करोगे तो आपको क्या क्या मतलब कि प्रोवाइड किया जाएगा, जैसे कि नोट्स, ट्रिक्स एंड एक्सप्लेनेशन, और साथ ही साथ आपको प्रैक्टिस पेपर भी दिया जाएगा जिससे आप पता लगा सकते हो कि आपने कितने स्कोर किया। ये सब बातें मैंने आपको लॉन्चिंग वीडियो में बताई थी। फाइनली आज वो डेट आ चुकी है जिसमें हम लूसेंट जीके का जो कोर्स है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं। तो ये आपका फर्स्ट लेक्चर होगा जो बहुत ही ज़्यादा बेसिक होने वाला है और कुछ बच्चों को इसके बारे में बहुत पहले से ही पता होगा। तो देखते हैं और शुरू करते हैं अपना कोर्स। सो विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स बिगिन आवर वीडियो। तो गाइस, लूसेंट जीके की जो बुक है उसके अकॉर्डिंग जो सबसे पहला चैप्टर आपको देखने को मिलता है वो है हिस्ट्री का, मतलब कि इतिहास। ठीक है, हिस्ट्री जब हम बोलते हैं तो वहीं से हम क्या करेंगे, स्टार्ट करेंगे अपना कोर्स जो अपनी फ़र्स्ट क्लास होगी या फर्स्ट लेक्चर होगा जिसमें हम बेसिक लेवल से बात करने जा रहे हैं। तो देखते हैं इतिहास के बारे में कुछ बातें। सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ कि इतिहास होता क्या है। तो देखो, ऐसा समय, इतिहास हुई ऐसा समय होता है जिसमें कुछ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियाँ होती है जो विशेष होती है या स्पेशल होती है, जिसको हम क्या करते हैं, करंट में पढ़ते हैं। ठीक है, जैसे कि आज हम क्या कर रहे हैं, इतिहास के बारे में जानने वाले हैं कि भारत का जो इतिहास है वो कैसा रहा है या विश्व का इतिहास कैसा रहा है। तो उसमें कुछ ऐसी परिस्थितियाँ या घटनाएं हुई होगी पहले के समय जो विशेष होगी या स्पेशल होगी, उसी को हम क्या बोलते हैं, इतिहास बोलते हैं। ठीक है, बाकी नॉर्मल जो डेली लाइफ में होता है उसके बारे में जानना ज़रूरी नहीं है, लेकिन कुछ अगर हम सभ्यता वगैरह की बात करते हैं तो उसमें हम जान लेते हैं कि पहले की जो डेली रूटीन था वो कैसा हुआ करता था। ठीक है, पहले का जो रूटीन था वो कैसा हुआ करता था उसके बारे में हम जब जान लेते हैं जब हम स्रोत वगैरह में पढ़ते हैं। ठीक है, कि पहले के लोग इस प्रकार की जो चीज़ें थी वो यूज़ किया करते थे या इस्तेमाल किया करते थे। तो आपको बस इतना याद रखना है कि इतिहास, इसमें कुछ ऐसी घटनाएं या परिस्थितियाँ होती है जो विशेष या स्पेशल होती है। ठीक है, जिनको हम क्या करते हैं, करंट में अध्ययन करते हैं उनका, या उसकी स्टडी हम क्या करते हैं, करंट में करते हैं। इसमें वही घटनाएं या परिस्थितियाँ उस देश के सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक व्यवस्था में प्रभाव डालती है। वही जो घटनाएं जिसको हम इतिहास के नाम से जानते हैं जो पहले इतिहास में हुई थी। ठीक है, वही घटनाएं क्या होती है उस देश की जिसके इतिहास के बारे में हम जानेंगे। अगर भारत के इतिहास के बारे में जानेंगे तो भारत के सामाजिक स्थिति या व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था और राजनीतिक व्यवस्था, इन सब पर वो हिस्ट्री क्या करती है, प्रभाव डालती है, इम्पैक्ट डालती है। ठीक है, अब इसको देखते हैं कि इतिहास जो है उसको दो भागों में बांटा गया है। ठीक है, इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, दो भागों में इतिहास को बांटा गया है। तो सबसे पहला भाग जो है जिसमें हमारे देश का ही नाम आ जाता है, भारत का इतिहास। ठीक है, दूसरा जो आता है, दूसरा भाग है विश्व का इतिहास। ठीक है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। अब इन दोनों में से दोनों के दोनों टॉपिक क्या है, बहुत लेंथी है, तो इन दोनों टॉपिक में से सबसे पहले हम बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। अब देखो, भारत, पहले इतिहास को दो भागों में बांटा गया है, भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। लेकिन उन दोनों में से, भारत और विश्व में से, हम भारत के बारे में जानेंगे। और भारत के इतिहास को भी तीन भागों में बांटा गया है। प्राचीन इतिहास जो सबसे पुराना इतिहास होता है। ठीक है, दूसरा आता है मध्यकालीन इतिहास, मतलब जो बीच का काल होता है वाला इतिहास। तीसरा जो है आधुनिक इतिहास, जो हाल ही में अभी इतिहास बना है वही। ठीक है, मतलब ज़्यादा इसको समय नहीं हुआ आधुनिक को। तो आधुनिक इतिहास देखो तीन आ गए अपने। भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, तीन भागों में भारत के इतिहास को बांटा गया है। पहला प्राचीन इतिहास, दूसरा मध्यकालीन इतिहास और तीसरा आधुनिक इतिहास। आई होप आपको इतना समझ आ गया होगा। अभी तक हमने बस बेसिक ही जाना है। अब देखो, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास, पहले इनके बारे में मैं आपको थोड़ी बहुत इन्फॉर्मेशन दे देता हूँ कि प्राचीन इतिहास क्या है, मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था और आधुनिक में क्या हुआ था। ठीक है, फिर उसके बाद हम जानेंगे कि अपना जो मेन टॉपिक है वो क्या निकल के आता है। ये तो अभी हम निचोड़ पढ़ रहे हैं। ठीक है, कि हम क्या क्या जानेंगे, किस किस के बारे में जानेंगे, इसको बस ये ब्लैक पॉइंट है सारे के सारे। देखो, पहला प्राचीन इतिहास, जैसे कि नाम से पता लग रहा है एंशिएंट हिस्ट्री बोला जाता है इसे। तो प्राचीन इतिहास में ये ऐसा समय था या ऐसा इतिहास जो सबसे पुराना है, इससे पुराना कोई है ही नहीं। ठीक है, और इसमें क्या होता था कि भारत के अकॉर्डिंग हम जानेंगे तो भारत के बारे में ये है सारा। प्राचीन इतिहास में क्या होता है, इसमें भारत ना खुद भारत पर शासन करते हैं, कोई दूसरा व्यक्ति भारत पर शासन करने नहीं आता। ठीक है, किसी बाहरी देश का भारत के अंतर्गत
कोई कब्ज़ा नहीं होता इसके अंदर का, ठीक है। मतलब भारत जो है, भारतीय क्या करते हैं, भारत पर स्वयं शासन करते हैं, कोई दूसरा उस पर शासन करने नहीं आता। इसको हम बोलेंगे प्राचीन इतिहास। इसमें कुछ ऐसी ही घटनाएं हमें देखने को मिलेगी जिसमें किसी बाहरी कंट्री का जिक्र नहीं किया जाएगा, ठीक है, क्योंकि भारत जो था स्वतंत्र था। और दूसरी बात, भारत के लोग ही भारत पर शासन करते थे, कोई दूसरा भारत पर शासन करने नहीं आता था। फिर थोड़ा समय बीता, ठीक है, जनसंख्या बढ़ने लगी। फिर क्या हुआ, देखो मध्यकालीन इतिहास, ठीक है, मिडिएवल हिस्ट्री बोला जाता है इसे। तो देखो इसमें क्या हुआ था, थोड़े समय बाद 720 AD। अब AD क्या होता है उसके बारे में भी हम जानेंगे अभी, ठीक है। पहले आप इतना जान लो कि 720 AD, ठीक है, एनो डोमिनी के नाम से इसे जाना जाता है। अब इसका मतलब भी मैं आपको बताऊंगा कि ये होता क्या है। थोड़े समय बाद 720 AD में प्रथम मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था। मतलब भारत पर ना मुसलमानों ने क्या कर दिया, आक्रमण कर दिया था। और वो सबसे पहला मुस्लिम का सबसे पहला सफल आक्रमण था जो भारत पर हुआ था। अब इसके कारण क्या हुआ, देखो भारत पर किसने वो किया था आक्रमण, मुसलमानों ने। दूसरी बात, जब मुसलमानों ने आक्रमण किया तो वो फेल भी हो सकता था, लेकिन वो क्या हो गया, पहला सफल आक्रमण हुआ था 720 AD में। ये आपको याद रखना है कि पहला मुस्लिम सफल आक्रमण भारत पर कब हुआ था, 720 AD में, 720 AD में। अब AD को हम बोलते हैं ईस्वी, ठीक है, 720 ईस्वी में हुआ था पहला सफल मुस्लिम आक्रमण। इतना आपको समझ आ गया। फिर इसके बाद देखो, जैसे ही सफल आक्रमण हुआ, ठीक है, अब मतलब मुस्लिम तो जीत गए, भारत की जो जनता थी वो हार गई। फिर मुसलमानों ने क्या करा, भारत पर अपना क्या करा, अपनी जनसंख्या ना भारत में लिया है। और भारत के अंदर ना मुस्लिम जनसंख्या क्या हुई, बढ़ने लग गई थी, ठीक है। भारत में मुसलमानों की जनसंख्या क्या हो गई, बढ़ने लग गई थी। इतना हुआ। तो ये मध्यकालीन इतिहास में क्या हुआ था, मुस्लिम के बारे में ज़्यादातर बताया जाएगा। फिर तीसरा आता है आधुनिक इतिहास, जिसको बोलते हैं मॉडर्न हिस्ट्री, ठीक है। तीसरा पार्ट है ये आधुनिक इतिहास, मतलब मॉडर्न हिस्ट्री। फिर थोड़े समय बाद जब मुसलमानों ने आक्रमण कर दिया, मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ने लग गई। फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, 1600 के आसपास भारत के बाहर, ठीक है, मतलब जितने भी देश है वो सारे के सारे विदेश हैं, तो यूरोपियन जो है ना उसकी कंपनी का आगमन हुआ था। कब हुआ था, 1600 के आसपास यूरोपियन कंपनी का भारत में आगमन हुआ। वो भारत में आए, जिन्होंने भारत में कई प्रकार के परिवर्तन किए, ठीक है, हो सकता है सामाजिक, राजनीतिक और आर्थिक, ठीक है। लेकिन इसमें से ना सबसे ज़्यादा उन्होंने ना पहले क्या करा था, आर्थिक व्यवस्था को छेड़ा था। फिर उसके बाद वो राजनीति में भी घुस आए थे। आपको इतना याद रखना है कि प्राचीन में भारत का भारत पर शासन था। दूसरा, मध्यकालीन में पहला मुस्लिम सफल आक्रमण हुआ था जिसमें मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ने लग गई। फिर तीसरा होता आधुनिक इतिहास, जिसमें क्या हुआ था, यूरोपियन कंपनी भारत में आई और उन्होंने भारत में कई प्रकार के चेंजेस किए। तो गाइस, जैसे कि अभी हम मध्यकालीन इतिहास के बारे में जब बात कर रहे थे तो उसमें 720 AD 720 ईस्वी आया था। तो जिसमें AD या एनो डोमिनी या फिर ईस्वी, ठीक है, इसका मतलब क्या होता है, तो इसको हम ना एक जो है मतलब कि लाइन जो है वो मैंने बनाई है, तो उसके थ्रू हम समझेंगे कि AD क्या होता है और BC क्या होता है, ठीक है। तो गाइस, जब मैं आपको मध्यकालीन इतिहास में, ठीक है, 720 AD के बारे में जब मैंने आपको बताया था, तो उसमें 720 AD में ये जो AD है ना उसका मतलब क्या होता है उसके बारे में मैं आपको बताऊंगा। क्योंकि देखो, इतिहास अगर हम जान रहे हैं तो इतिहास में ना जो डेट्स होती है, ईयर्स होते हैं, या फिर AD और BC क्या होता है उसमें कन्फ्यूज़न हो जाती है, ठीक है। अगर देखो, मैं ये लिखा हुआ है 720 AD या फिर ये लिखा हुआ है 720 BC, तो दोनों का मतलब अलग होता है, ठीक है। बाकी दूसरी बात करें, 720 ईसा पूर्व और 720 ईस्वी, इन दोनों का जो वो है ना डेट, वो या ईयर है, वो अलग अलग है, ठीक है। तो इसके बारे में जो कन्फ्यूज़न ना हो उसके बारे में मतलब कि मैं पहले ही आपको बताता हूँ AD और BC में क्या डिफरेंस होता है और ये क्या है। देखो, एक जो आपको स्क्रीन पे दिख रहा होगा, तो देखो BC की जो फुल फॉर्म होती है वो है बिफोर क्रिस्ट, मतलब ईसा पूर्व। और AD की फुल फॉर्म जो होती है वो होती है एनो डोमिनी, मतलब ईस्वी। अब इसमें देखो एक वो बना हुआ है, लाइन बनी हुई है, उसमें जहाँ पर ज़ीरो है ना उसका मतलब क्या है, ये देखो ये टाइम ट्रेवल है एक तरीके से, ठीक है। टाइम क्या चल रहा है, पास होता जा रहा है। तो देखो जो जीरो है ना उसको हम मान लेते हैं ईसा मसीह का जन्म, ठीक है, ईसा मसीह का जन्म। तो ईसा मसीह के जन्म के बाद 1 2 3 4 5 6 ऐसे चलता रहेगा, मतलब सीधी गिनती चलती है।
और एक टाइम ऐसा आता है कि 2023 भी आ गया। और अगर ईसा मसीह के जन्म से पहले की बात करें तो उल्टी गिनती चलती थी। पहले क्या आता था, पहले मान के चलो 10, फिर 9, फिर 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1, फिर एक टाइम पे क्या हुआ, 0 हुआ है, फिर उसके बाद ईसा मसीह का जन्म हुआ। ठीक है, तो इतना आपको याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को हम बोलते हैं BC, मतलब बिफोर क्रिस्ट या ईसा पूर्व, और ईसा मसीह के जन्म के बाद वाले समय को हम बोलते हैं AD, मतलब एनो डोमिनी या फिर ईसवी। ठीक है, तो इसमें क्या होता है, AD और BC का कॉन्सेप्ट आपको बस ये याद रखना है कि ईसा मसीह के जन्म से पहले जितनी भी बातें होगी उनके लिए BC यूज़ किया जाएगा, और ईसा मसीह के जन्म के बाद जितनी भी बातें हम करेंगे वो AD, उसमें AD या फिर एनो डोमिनी ईसवी का यूज़ किया जाएगा। ठीक है, तो गाइस इतना बेसिक हो जाने के बाद अब हम देखो भारत के इतिहास के बारे में जान रहे हैं, तो हमें ये पता होना चाहिए कि भारत का नाम भारत कैसे रखा गया और भारत के जो अन्य नाम है वो कौन कौन से हैं। तो इसके लिए एक टॉपिक है भारत का नामकरण, मतलब भारत का नाम भारत कैसे पड़ा, और दूसरी बात भारत को और किन किन नामों से जाना जाता है और क्यों जाना जाता है। ठीक है, भारत का नाम जैसे कि इंडिया भी है, तो इंडिया भारत को क्यों बोलते हैं हम, तो इसका रीज़न भी आज हम जानेंगे। तो देखो, महाकाव्य पुराणों में भारत को भारतवर्ष के नाम से जाना गया है। ठीक है, या फिर भारत के नाम से भी हम जानते हैं, पुराण या फिर महाकाव्य में। अब देखो, पुराणों में यह भी लिखा गया है कि एक बड़े राजा भरत थे। ठीक है, एक राजा हुआ करते थे जिनका नाम था भरत, वो जहाँ भी राज करते थे उसे भारतवर्ष कहा गया था। तो इस प्रकार उन्होंने पूरे भारत में राज किया, तो इसलिए भारत का जो जिसमें हम रहते हैं उसको हम भारत कहते हैं। ठीक है, भरत नाम के राजा जहाँ भी राज करते थे उसे भारतवर्ष कहा गया। इसे भारत का देश भी कहा जाता है, और इस देश के निवासियों को हम क्या बोलते हैं, भारतीय कहते हैं या फिर भारतीय कहा जाता है। और दूसरा तो हो गया, तीसरा इनका बोलते हैं भारत की संतान। तो बस इसमें देखो भारत का नाम भारत कैसे पड़ा वो मैं आपको बता देता हूँ दोबारा। देखो, महाकाव्य पुराणों में भारतवर्ष कहा जाता है भारत को। ठीक है, बाकी अगर पुराणों के अनुसार हम देखें, पुराणों में लिखा गया है कि भरत नाम का एक राजा हुआ करता था और वो जहाँ भी राज करता था उसको भारतवर्ष कहा जाता था। ठीक है, उस ज़मीन को। तो इस प्रकार भरत नाम के राजा ने पूरे भारत पर राज किया, तो पूरे भारत को हम क्या बोलते हैं, भारतवर्ष कहते हैं, और इसको भारत का देश भी कहा जाता है। और यहाँ की जो संतान है या फिर जनता, उसको हम बोलते हैं भारतीय या भारतीय या भारत की जनता या फिर भारत की संतान। अब इसके बाद आता है भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा। ठीक है, भारत का नाम भारत कैसे, वो तो हमें पता लग गया है, भारत के नाम पे रखा गया है। लेकिन अब भारत का नाम इंडिया कैसे पड़ा वो मैं आपको बताता हूँ। देखो, भारत का नाम इंडिया ग्रीक या फिर यूनानी, देखो ग्रीक बोल सकते हो या फिर यूनानी बोल सकते हो, दोनों का मतलब एक ही है, उन्होंने रखा था। जब वे भारत आए तो उन्होंने भारत के पास एक नदी देखी थी। देखो, ग्रीक या यूनानी लोग जब भारत में आए थे उन्होंने ना मतलब भारत के पास एक नदी देखी। ठीक है, और वो नदी जो थी वो, ठीक है, सिंधु नदी थी। पर ग्रीक या यूनानियों ने उसे क्या बोल दिया, ये इंडस नदी है। ठीक है, उसको इंडस का नाम दे दिया सिंधु नदी को। और उसके पास जितना भी क्षेत्रफल था, मतलब भारत भी उसके अंतर्गत आता था, तो जितना भी एरिया था या फिर भारत, उन्होंने भारत को क्या दे दिया, इंडिया नाम दे दिया। क्योंकि इंडस और इंडिया देखो दोनों नाम मैच कर रहे हैं, इंडस से क्या निकला, इंडिया निकला। और ये इंडस को इंडस नाम किसने दिया था, ये दिया था ग्रीक यूनानियों ने। जब वो भारत आए तो वो मतलब कि उन्होंने वहाँ पे एक नदी देखी भारत के पास, जो जितना भी एरिया वो घेरती थी उसको इंडिया नाम दे दिया उन्होंने। ठीक है, अब इसके बाद देखते हैं भारत को हिंदुस्तान नाम किसने दिया था। ठीक है, भारत का तीसरा नाम हिंदुस्तान भी तो है, वो किसने दिया था वो भी देखते हैं। भारत को हिंदुस्तान नाम मुस्लिम इतिहासकार या फिर अरब मुस्लिम इतिहासकार ने दिया था। ठीक है, मुस्लिम इतिहासकार कह लो या फिर अरब मुस्लिम इतिहासकार कह लो। कुछ बुक में अरब मुस्लिम इतिहासकार लिखा है या फिर कुछ बुकों में लिखा है मुस्लिम इतिहासकार, तो दोनों का मतलब एक ही है। तो भारत को हिंदुस्तान नाम देने वाले कौन थे, मुस्लिम इतिहासकार या फिर अरब मुस्लिम इतिहासकार। और इसके अलावा भी भारत के और नाम है, तो उसकी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताने जा रहा हूँ। ठीक है, भारत के नामों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक, जिसको हम लिख सकते हैं बिहार। ठीक है,
एक राज्य के नाम पर ही मतलब कि भारत के अन्य नामों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक बनाई गई है, वो है बिहार, BIHAR, जिसमें बी से शुरू होता है भारत, आई से शुरू होता है इंडिया, एच से शुरू होता है हिंदुस्तान, ए से शुरू होता है आर्यवर्त और आर से शुरू होता है रेवाखंड। तो ये भारत के अन्य नामों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक है। भारत के और भी नाम है लेकिन 5 आपके लिए मेन है, ठीक है। बिहार से ये मतलब कि शॉर्ट ट्रिक है बिहार, ठीक है। भारत, इंडिया, हिंदुस्तान, आर्यवर्त और रेवाखंड। तो गाइज़ अभी तक हमने इतिहास के बारे में जाना कि इतिहास क्या होता है, फिर इतिहास को कितने भागों में बांटा गया है, फिर उसके बाद इतिहास को मतलब कि 2 भागों में बांटा गया, भारत और विश्व का इतिहास। फिर हमने जाना कि भारत के इतिहास के बारे में हम पहले बात करें तो भारत के इतिहास को भी 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन और मध्यकालीन और तीसरा आधुनिक, ठीक है। फिर उन तीनों में से हमने प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक तीनों के बारे में हम थोड़ा थोड़ा हमने जाना कि मध्यकाल में क्या हुआ था, आधुनिक में क्या हो रहा है और तीसरा प्राचीन में क्या हो रहा था। फिर हमने जाना कि AD और BC का मतलब क्या होता है, ठीक है। ईसा मसीह के जन्म से पहले वाले समय को हम बोलते हैं BC मतलब बिफोर क्रिस्ट, ईसापुर, और ईसा मसीह के जन्म वाले समय को हम बोलते हैं AD एनो डोमिनी या फिर ईसवी। फिर हमने जाना कि भारत के और कितने नाम हैं, ठीक है, और उनका नाम वो क्यों पड़ा था, जैसे भारत का नाम भारत क्यों, हिंदुस्तान क्यों है या फिर इंडिया क्यों है, और साथ ही साथ हमने इनकी जो शॉर्ट ट्रिक थी वो भी जानी। ये कुछ हमने मतलब कि ये सब हमने पढ़ लिया है। अब इसके बाद हम जो है नेक्स्ट टॉपिक जो अपना मेन टॉपिक है, ये जितना भी हमने पढ़ा है ना अभी सारा का सारा बेस था, ठीक है। अब हम जो टॉपिक है वो स्टार्ट करने जा रहे हैं, जो थोड़ा सा ही क्या होगा टफ हो जाएगा, लेकिन हम इसको ईजी करके पढ़ेंगे। तो देखो सबसे पहला जो टॉपिक निकल के आता है मेन टॉपिक, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, रिलीजियस एंड हिस्ट्रिकल स्क्रिप्ट्स। तो इसमें देखो भारत के इतिहास को जानने के कितने स्रोत होते हैं, 4 प्रकार के स्रोत होते हैं। भारत के इतिहास को अगर हमें जानना है तो उसको जानने के लिए हमारे पास बस 4 ही जरिए हैं, ठीक है, या स्रोत हैं, सोर्सेस हैं, ठीक है, 4। पहला जो सोर्स आता है वो है धर्म ग्रंथ, दूसरा जो आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा आता है विदेशियों का विवरण, फोर्थ आता है इसमें मतलब चौथा आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। अगर हमें भारत के इतिहास को जानना है तो यही 4 प्रकार के स्रोत है जो हमारी मदद करेंगे भारत के इतिहास को जानने में, ठीक है। जैसा कि मैंने आपको बताया, मैं दोबारा रीड कर देता हूँ, धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण और फोर्थ है लास्ट है अपना पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें से भी हम सबसे पहले बात करेंगे धर्म ग्रंथ के बारे में। देखो मतलब कि जो लूसेंट बुक है ना, या फिर जो हम जीके करने जा रहे हैं उसमें जो है थोड़ी बहुत कन्फ्यूज़न होगी, लेकिन धीरे धीरे आपके जो डाउट्स वगैरह या फिर जो कन्फ्यूज़न है वो थोड़ी धीरे धीरे क्या हो जाएगी, सॉल्व होती चली जाएगी, ठीक है, या दूर होती चली जाएगी। तो देखो इसमें देखो सबसे पहले मैं आपको बताने आ रहा था 4 प्रकार के स्रोत थे भारत के इतिहास को जानने के। तो धर्म ग्रंथ जो है सबसे पहला स्रोत है, तो उसके बारे में हम जानेंगे। जैसे ही अपना धर्म ग्रंथ खत्म होगा फिर ऐतिहासिक ग्रंथ शुरू होगा, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ खत्म हो जाएगा, फिर विदेशियों का विवरण आएगा, फिर विदेशियों का विवरण भी खत्म हो जाएगा, फोर्थ पार्ट पे आ जाएंगे अपने पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। फिर उसके बाद जो अपना ये वाला होगा कॉन्सेप्ट, ठीक है, या फर्स्ट चैप्टर वो कंप्लीट हो जाएगा, जिसके थ्रू आपको पता लग जाएगा कि भारत के इतिहास को जानने के 4 प्रकार के कौन कौन से स्रोत हैं और उनके अंदर क्या क्या बताया गया है। और धर्म ग्रंथ या फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, ठीक है, इनमें से ना बहुत से क्वेश्चन जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम की जो तैयारी कर रहे हैं स्टूडेंट्स उनके एग्जाम में आता है, ठीक है। तो देखते हैं और समझते हैं सबसे पहला कॉन्सेप्ट धर्म ग्रंथ या रिलीजियस स्क्रिप्ट। तो देखो धर्म ग्रंथ होता क्या है, सबसे पहले मैं आपको ये बता देता हूँ। धर्म ग्रंथ भारत के इतिहास को जानने का सबसे पहला स्रोत है, ठीक है, और भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, वैदिक धर्म है, ठीक है। याद आपको रखना है कि भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, वैदिक धर्म है। अब देखो इसमें नॉलेज बूस्ट के लिए मैंने कुछ लिखा हुआ है तो उसको भी जानते हैं। धर्म ग्रंथ में ब्राह्मण ग्रंथ, उपनिषद, आरण्यक, वेदांग और आदि वैदिक साहित्य में भी शामिल है। बौद्ध धर्म में बौद्ध धर्म और जैन धर्म के ग्रंथ आदि भी धर्म ग्रंथ में शामिल है। तो इन सबको किस में शामिल किया गया है, धर्म ग्रंथ में शामिल किया गया। बाकी देखो धार्मिक ग्रंथ जो भी है मैंने नॉलेज बूस्ट में लिखा हुआ है वही चीज़ें हम यहाँ जानेंगे, ठीक है। आप अगर नॉलेज बूस्ट वाले जो है उसको स्किप भी कर सकते हो। देखो धर्म ग्रंथ जो होते हैं ये एक प्रकार का भारत के इतिहास को जानने का क्या है, ग्रंथ है या स्रोत है। दूसरा भारत का सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है, ये आपको याद रखना है। फिर उसके बाद धार्मिक ग्रंथ कौन कौन से हैं जो धर्म ग्रंथ के अंदर आते हैं,
ठीक है। धर्म ग्रंथ के अंदर जो भी ग्रंथ आते हैं उनको धार्मिक ग्रंथ कहते हैं, और ये टोटल कितने हैं अपने 10, ठीक है। टोटल कितने हैं 10। तो देखते हैं और समझते हैं। पहला जो आता है वेद, सबसे पहले हम वेद के बारे में जानेंगे, फिर दूसरा ब्राह्मण ग्रंथ, तीसरा पुराण, फिर फोर्थ आता है अपना वेदांग, फिर इसके बाद उपनिषद, स्मृति ग्रंथ, धर्मसूत्र और अरण्यक। तो देखो पहला वेद था और 8वां कौन सा था, अरण्यक। तो 1 से लेकर 8 तक जितने भी हैं ये कौन से हैं, धार्मिक ग्रंथ तो हैं लेकिन ये वैदिक साहित्य है, ठीक है। वैदिक साहित्य या फिर वैदिक लिटरेचर है। 1 से लेकर 8 तक वेद से लेकर अरण्य तक जितने भी है ये सारे के सारे वैदिक लिटरेचर है या फिर वैदिक साहित्य है, 1 से 8 तक। फिर इसके बाद जितने भी है ना 9वां और 10वां जो जैन साहित्य या बौद्ध साहित्य ये बाद में आए थे, तो ये जो है ये वैदिक साहित्य नहीं है। जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य ये अलग अलग हैं, ठीक है। 9वां जो है जैन साहित्य तो ये जैन साहित्य ही है, 10वां जो है बौद्ध साहित्य ये बौद्ध साहित्य है। लेकिन धर्मसूत्र, अरण्यक, स्मृति ग्रंथ, उपनिषद, वेदांग, पुराण, ब्राह्मण ग्रंथ, वेद ये सारे के सारे क्या वैदिक साहित्य है। इतना आपको याद रखना है। केवल 2 को छोड़कर जितने भी ग्रंथ हैं वो सारे के सारे क्या है वैदिक साहित्य में आते हैं। बाकी 2 ही है जो जैन और बौद्ध है ये अलग अलग साहित्य हैं। इतना आपको समझ आ गया होगा धर्म ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है। इतनी ही बातें हैं जो हमें याद रखनी है। फिर इसके बाद देखो जो भी धर्म ग्रंथ हम पढ़ने जा रहे हैं वो कितने हैं, टोटल 10 हैं, वेद से लेकर बौद्ध साहित्य तक। तो इन सब के बारे में हमें डिटेल में जानना है, क्योंकि जो मैंने आपको बताया था लूसेंट ये यही मतलब कि इसमें हम केवल यही याद नहीं करेंगे कि धार्मिक ग्रंथ वेद है, ब्राह्मण ग्रंथ है, पुराण है, वेदांग है, उपनिषद है, स्मृति ग्रंथ है, धर्मसूत्र और अरण्यक, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, यही सब नहीं है। अब इसके बाद है ना हम इनको डिटेल में भी जानेंगे। अगर डिटेल में नहीं जानेंगे तो फिर ये किस बात की चीज़, ठीक है। हमें इनके बारे में पता ही नहीं है, बस हमें तो नाम याद हो गया भाई, पुराण पुराण होता है, वेदांग वेदांग होता है, बस ख़त्म बात, ठीक है। हमें क्या करना है, इनको डिटेल में जानना है ताकि हमें पता चल सके कि वेदों में क्या लिखा है, ब्राह्मण ग्रंथों में क्या लिखा है, पुराण में क्या है, वेदांग में क्या है, ठीक है। और ये कैसे हमारी हेल्प करते हैं किसी भी भारत मतलब किसी भी इतिहास को जानने में जो भारत से संबंधित है, ठीक है। तो देखते हैं सबसे पहला जो धार्मिक ग्रंथ कौन सा था, वेद था। तो वेद के बारे में हम जानेंगे डिटेल में। तो देखो वेद जो है वेदा भी बोलते हैं इसे। अब देखो भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है। धर्म ग्रंथ में कितने वो ग्रंथ आते हैं, 10 आते हैं, लेकिन उनमें से जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है वो कौन सा है, वेद है, जिसको सबसे पहले बताया गया है। याद रखना है भारत का सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है और भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वो क्या है, वेद है। कंफ्यूज नहीं होना है, धर्म अलग है, धर्म ग्रंथ अलग है, ठीक है। सबसे प्राचीन धर्म वैदिक धर्म है और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद है, ठीक है। ओल्डेस्ट स्क्रिप्ट ऑफ इंडिया वेदा। भारत के अंतर्गत देखो वेद जो सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ था वो वेद है। वेदों के संकलनकर्ता कौन थे, देखो वेदों को इकट्ठा या संकलन कलेक्ट किसने किया था, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है, बाकी पूरा नाम इनका क्या है, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इतना आपको याद रखना कि वेदों के संकलन करता या वेदों को इकट्ठा करके उनको बताने वाले कौन थे, महर्षि कृष्ण देवपायन वेद व्यास। इनको वेद व्यास के नाम से भी जाना जाता है। तो आपको इतना याद रखना है। अब बात करते हैं वेदों की संख्या कितनी होती है। ये तो नॉर्मली सबको ही पता है कि वेदों की संख्या 4 होती है, जिसमें सबसे पहले हम बात करेंगे, ये देखो सीक्वेंस में चलेगा आगे, ठीक है। सबसे पहले आता है ऋग्वेद, फिर आता है सामवेद, फिर आता है यजुर्वेद, फिर आता है अथर्ववेद, ठीक है। अब ऋग्वेद के बारे में सबसे पहले हम जानेंगे, फिर सामवेद के बारे में, फिर यजुर्वेद के बारे में, फिर अथर्ववेद के बारे में। फिर ये वैदिक वाला जो होगा ना, वेद वाला वैदिक लिटरेचर तो चलता रहेगा, लेकिन वेद वाला जो कॉन्सेप्ट होगा, जो पहला धार्मिक ग्रंथ है, प्राचीन धार्मिक ग्रंथ है, वो खत्म हो जाएगा। फिर ब्राह्मण ग्रंथ की बात करेंगे, ठीक है। तो देखो ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, ठीक है। इसमें से सबसे पहले हम बात करने जा रहे हैं ऋग्वेद के बारे में। तो देखो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन या पुराना वेद है। सबसे पुराना वेद कौन सा है, ऋग्वेद, ठीक है। ऋग्वेद सबसे पुराना है। और वेद क्या है, जो सबसे भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ है। उस भारत का सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है, वैदिक धर्म है, ठीक है। ये देखो कंफ्यूज नहीं होना, धीरे धीरे मतलब सारे जो मतलब कि कंफ्यूजन है वो दूर होती जाएगी, ठीक है, क्योंकि हम इसको ओपन करते जा रहे हैं, जो भी टॉपिक है इसको ओपन करते जाएंगे धीरे धीरे। तो ऋग्वेद ये सबसे प्राचीन और
पुराना वेद है। कौन? ऋग्वेद। ऋचाओं को क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह ऋग्वेद कहलाता है। ऋचाएँ जो भी होती है, ठीक है, इसके अंदर ऋचाएँ होती है जो दोहे या चौपाई आप कह सकते हो। इसे ऋचाओं को ना दोहा या फिर चौपाई भी कह सकते हैं, ठीक है। इसके क्रमबद्ध ज्ञान का संग्रह, ठीक है, एक सीक्वेंस में जो है नॉलेज का जो भी कलेक्ट करके लिखा जाता है उसको हम बोलते हैं ऋग्वेद, ठीक है। दोहा या चौपाई के थ्रू हम किसी भी चीज़ को अगर कलेक्ट करके उस नॉलेज के अकॉर्डिंग कलेक्ट करके अगर हम उसको क्या करेंगे, सीक्वेंस में बताएंगे ना, तो वो ऋग्वेद कहलाता है। ऐसा वेद ऋग्वेद कहलाता है, ठीक है। ऋचाओं क्या होती है? दोहा या फिर चौपाई, इतना याद रखना आपको। एक तरीके से दोहा या चौपाई होती है, लेकिन पूरा ये मतलब कि वो नहीं होता, ठीक है। 100% इसको दोहा या चौपाई नहीं कह सकते, लेकिन इसके तौर पे आप जान सकते हो कि दोहा या चौपाई जैसे ही क्या होती है, ऋचाएँ भी होती है, ठीक है। अब देखो इसमें आगे बताया गया ऋग्वेद की संरचना। ऋग्वेद जो होते हैं उसकी संरचना क्या होती है, देखो इसमें मंडल भी होते हैं, सूक्त भी होती है और ऋचाएँ भी होती है। मंडल कितने होते हैं? मंडल को चैप्टर बोला जाता है। ऋग्वेद के अंदर टोटल कितने चैप्टर हैं? 10, ठीक है, टोटल 10 चैप्टर्स हैं। सूक्त कितने हैं? 1028। ऋचाएँ कितनी है जो दोहा या चौपाई जैसी होती है? 10,462। तो ये जो है ना, ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है कि आपके एग्ज़ाम में अगर आपसे पूछ लेता है कि देखो सबसे पुराना वेद कौन सा है? ऋग्वेद है, ठीक है। ऋग्वेद जो है उसकी मतलब कि संरचना बताइए, उसमें क्या क्या होता है? मंडल, सूक्त, ऋचाएँ होती है। तीसरा क्वेश्चन बन सकता है कि मंडल कितने होते हैं ऋग्वेद के अंदर? 10 चैप्टर या फिर 10 मंडल होते हैं। फिर सूक्त पूछ सकता है, सूक्त कितने होते हैं? 1028। फिर पूछ सकता है आपसे ऋचाएँ कितनी होती है? 10,462 ऋचाएँ होती है ऋग्वेद के अंदर। अब देखो ऋचाएँ जो है ना 10,462 है, ठीक है। इनमें से सबसे ज़्यादा ऋचाएँ किसको, मतलब सबसे ज़्यादा किसके बारे में बताया गया ऋचाओं में? तो बताना है इंद्र देवता के बारे में बताया गया, और इंद्र देवता को 250 ऋचाएँ दी गई हैं, ठीक है। इंद्र देवता के लिए कितनी ऋचाएँ? 250, मतलब 250 ऋचाएँ किसके लिए? इंद्र देवता के लिए। फिर इसके बाद अग्नि देवता को कितनी दी गई है? 200 ऋचाएँ दी गई हैं, ठीक है। अग्नि देवता के लिए कितनी ऋचाएँ हैं ऋग्वेद में? 200 ऋचाएँ हैं, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं कि जो भी वेदों को पढ़ते हैं उनको क्या बोलते हैं? वेदों को पढ़ने वाले को हम बोलते हैं होत्र, ठीक है। वेदों को जो पढ़ता है उनको क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं। तो इतना आपको याद रखना है कि पूछा जाएगा कि ऋग्वेद के अंतर्गत जो भी ऋचाएँ होती है 10,462 होती है, उनमें सबसे ज़्यादा, ठीक है, सबसे ज़्यादा ऋचाएँ मतलब किसके लिए? तो बताना इंद्र देवता को समर्पित है। कितनी ऋचाएँ हैं? 250, 250 ऋचाएँ हैं इंद्र देवता के लिए। फिर उसके बाद आती है अग्नि देवता को 200 ऋचाएँ दी गई हैं। फिर उसके बाद हम बात करते हैं कि वेदों को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं, होत्र, ठीक है। ये याद रखना है, होत्र क्या होता है? वेदों को पढ़ने वाले को या वेदों के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं, ठीक है। वेदों के जो पाठक होते हैं उनको होत्र कहा जाता है। तो गाइस अब देखेंगे ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती हैं, ठीक है। अभी तक जितना हमने पढ़ा वेद के बारे में पढ़ा था, ठीक है। वेद कितने प्रकार के होते हैं? 4 वेद होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। जिनमें से सबसे पुराना जो वेद है वो ऋग्वेद है, और जो सबसे अभी मतलब कि आधुनिक है वो कौन सा है? अथर्ववेद है, ठीक है। तो देखो ऋग्वेद के अंतर्गत ऋचाएँ, मंडल, सूक्त होते हैं। मंडल 10 होते हैं, सूक्त 1028 होते हैं, ऋचाएँ 10,462, जिसमें से सबसे ज़्यादा जो ऋचाएँ होती है वो इंद्र देवता के लिए 250 ऋचाएँ, अग्नि के लिए 200, और वेदों को पढ़ने वाले को हम क्या बोलते हैं? होत्र कहते हैं। इतना हमने जाना, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करेंगे ऋग्वेद से हमें कौन कौन सी जानकारियाँ मिलती है। तो देखो कुछ जानकारी हमें प्राप्त होती है, वो भी हम देखते हैं। आर्य लोग के बारे में हम जानेंगे। देखो आर्य लोग ना वही लोग हैं जिन्होंने क्या करा था? भारत में आकर वैदिक सभ्यता की स्थापना की थी, ठीक है। आर्य लोग कौन है? वही लोग हैं जो भारत में आए और उन्होंने भारत में वैदिक सभ्यता की स्थापना की, ठीक है। अब इसको हम थ्योरी के थ्रू जानेंगे जो नोट्स में लिखा हुआ है। आर्य लोग आल्प्स पर्वत या मध्य एशिया के भाग से भारत में आए थे। जैसा कि आप सबको पता है कि भारत कहाँ पर आता है? साउथ एशिया में आता है, ठीक है। और जो आर्य लोग हैं वो कहाँ से आए थे? आल्प्स पर्वत से आए थे, जो कहाँ पर है? बीच में है, बिल्कुल मध्य एशिया में है, ठीक है, मिड एशिया में। तो वहाँ से कौन आए थे? आर्य लोग भारत में आए, मतलब साउथ एशिया में आए। जब ये भारत में आए तो उन्होंने भारत में किसकी स्थापना करी? वैदिक सभ्यता की स्थापना की। वेदों को पढ़ने से हमें आर्य लोगों की जानकारी भी मिलती है। अगर हम वेदों को पढ़ते हैं
ठीक है, ऋग्वेद को पढ़ते हैं तो हमें किसकी जानकारी मिलेगी, आर्य लोगों की भी मिलेगी जो भारत में आए, उन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना की और कैसे की उसके बारे में भी हमें जानकारी मिलती है। फिर दूसरी हमें किसकी जानकारी मिलती है, ये सबसे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। विश्वामित्र जो है उनके द्वारा ना एक बनाया गया या लिखा गया तीसरा मंडल था। और तीसरा मंडल देखो मैंने बताया था ना ऋग्वेद में कितने मंडल है, 10। ठीक है, जो तीसरा मंडल है ना पहले से जो तीसरा होता है, ठीक है, विश्वामित्र के द्वारा वो बनाया गया था और लिखा गया था, वो था तीसरा मंडल। और तीसरे मंडल में ना सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन आता है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, कई बार एग्जाम में आता है कि तीसरा मंडल जो है वो किसके द्वारा रचित किया गया था या लिखा गया था, वो थे विश्वामित्र। और तीसरे मंडल में किसका वर्णन किया गया या किसका वर्णन हमें देखने को मिलता है, तो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन हमें देखने को मिलता है तीसरे मंडल में। इतना आपको याद रखना, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कॉम्पिटिटिव एग्जाम में कई बार पूछा भी गया है ये। फिर तीसरा आता है 8वें मंडल में, ठीक है, जो 8वां मंडल है, ठीक है, 10 मंडल में से जो 8वां मंडल है उसमें हस्तलिखित हाथों के द्वारा लिखी गई ऋचाओं का वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिन्हें वेदों में क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ठीक है, 8वां मंडल जो है वो कैसे लिखा गया था, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन मिलता है, हाथों से लिखी गई ऋचाओं का मंडल हमें वो वर्णन हमें देखने को मिलता है, जिन्हें वेदों में क्या कहा जाता है, खील कहा जाता है। ठीक है, तो खील जो है ना उससे संबंधित बात किस में आती है, 8वें मंडल में आती है। और हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन हमें कौन से मंडल में देखने को मिलता है, 8वें मंडल में। ठीक है, तीसरा जो मंडल था वो विश्वामित्र के द्वारा बनाया गया था, सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन मिलता है उसमें। और 8वें में क्या है, हस्तलिखित ऋचाओं का वर्णन देखने को मिलता है, जिसे वेदों में खील कहा जाता है। इतना आपको समझ आ गया होगा। फिर 9वां जो मंडल है, देखो इसमें 10 के 10 नहीं बताए गए हैं, तीसरा 8वां 9वां 10वां बताया गया है, क्योंकि यही मेन है और यही पूछे जाते हैं इसलिए, क्योंकि एक से लेकर जो हमने छोड़ दी है ना वो है ही नहीं, एक तरीके से मान लो कि उसके बारे में हमें जानना नहीं है, वो इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, तो यही जो है ना इम्पोर्टेंट है। तो देखो 8वें मंडल के बारे में हमने जान लिया। 9वां मंडल सोम देवता का वर्णन करते हैं उसमें, ठीक है, 9वें मंडल में सोम देवता का वर्णन किया गया। फिर 10वां मंडल जो आता है चातुर्वश्य समाज। ठीक है, चातुर्वश्य समाज मतलब कि इसमें ना 4 वर्ण होते थे, ठीक है, ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य शूद्र, इनका वर्णन हमें देखने को मिलता है। धर्मसूत्र, जहाँ इनके कर्तव्य का वर्णन किया गया है। धर्मसूत्र में इनके जो कर्तव्य है ना, ब्राह्मण के कर्तव्य क्या थे, क्षत्रिय के, वैश्य के, शूद्र के कर्तव्य क्या थे, तो इन सब का वर्णन हमें, इन सबके कर्तव्यों का वर्णन हमें कहाँ मिलता है, धर्मसूत्र में देखने को मिलता है। तो 10वें मंडल में ना चातुर्वश्य समाज का वर्णन मतलब देखने को मिलता है, जिसमें समाज को 4 वर्णों में विभाजित कर दिया गया था। और इन सब के बारे में ना चातुर्वश्य समाज के बारे में हम आगे रीड करेंगे। ठीक है, तो 10वां मंडल आपको याद रखना चातुर्वश्य समाज के ऊपर था, 9वां मंडल सोम देवता के लिए था, 8वां मंडल हस्तलिखित ऋचाओं के लिए था, और 3वां मंडल विश्वामित्र ने बनाया था, जो सूर्य देवता सावित्री को समर्पित गायत्री मंत्र का वर्णन उसमें देखने को मिलता है। ठीक है, बाकी जो इससे ऋग्वेद से हमें कौन सी जानकारी मिलती है, आर्य लोगों की मिलती है, जो वो भारत आए थे तो उन्होंने वैदिक सभ्यता की स्थापना कर दी थी, और जब भी हम वेदों को पढ़ते तो हमें आर्य लोगों की जानकारी और भी मिल जाती है। अब इसके बाद हम बात करेंगे, देखो हमने पहला जो वेद था ऋग्वेद वो हमने जान लिया। अब दूसरा जो वेद आता है वो है सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को याद करने के लिए संगीत की संगीत का रूप जब दे दिया जाता है तो उसे हम सामवेद कहते हैं। तो देखो सामवेद के अंदर हम क्या करेंगे कि जो भी ऋग्वेद में बताया गया है, जो भी ऋग्वेद की ऋचाएँ होती है 10,462, उनको अगर हमें याद रखना है तो हम उसे क्या करेंगे, गायन करके याद करेंगे, मतलब संगीत के थ्रू हम उसे याद करेंगे, तभी हमें वो याद हो जाएगा। तो इसी के लिए क्या बनाया गया, दूसरा वेद बनाया गया सामवेद। ऋग्वेद की ऋचाओं को याद करने के लिए संगीत का जब रूप दे देते हैं तो वही क्या कहलाता है, सामवेद कहलाता है। ठीक है, या फिर इसकी दूसरी डेफिनेशन अगर आपको चाहिए तो वो दूसरी भी है, गाई जा सकने वाली ऋचाओं का संकलन, जो भी इकट्ठा करके ऋचाओं को इकट्ठा कर रखा है उसको अगर हम गा सकते हैं तो वही सामवेद कहलाता है। ठीक है, या फिर जो ऊपर वाला है वो सबसे ज़्यादा बेस्ट है, नीचे वाला थोड़ा वो है शॉर्ट लैंग्वेज में, लेकिन वो बढ़िया नहीं है। ऊपर वाला जो है वो आप याद कर सकते हो। ऋग्वेद की ऋचाओं को अगर हमें याद रखना है तो उसको जब हम संगीत का रूप दे देते हैं या फिर गीत संगीत का रूप दे देते हैं, ठीक है, उसको गाकर अगर हम याद करते हैं तो वही सामवेद कहलाता है। तो इसमें गाने से संबंधित जो वेद होगा वो कौन सा होगा, संगीत से संबंधित जो वेद होगा वो होगा सामवेद। इतना आपको याद रखना है। और ये जो है वो ऋग्वेद से संबंधित है। ठीक है, ऋग्वेद में जितना भी हमने पढ़ा उनकी ऋचाओं को अगर हमें याद रखना है तो संगीत का रूप दे देंगे, वही सामवेद कहलाएगा।
इतना आपको समझ आ गया होगा आई होप। तो देखते हैं, सामवेद को भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है, ठीक है, फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक कौन है? सामवेद है। किस वेद को फादर ऑफ इंडियन म्यूज़िक के नाम से जाना जाता है या भारतीय संगीत का जनक कहा जाता है? वही है सामवेद, ठीक है। सामवेद के पाठकर्ता या गायक को, जो भी इसका गायन करता है या पाठकर्ता होता है, इसको पढ़ने वाला, वो कौन होता है? उद्रात्र कहलाता है, ठीक है। वो कौन है? उद्रात्र। वेदों को पढ़ने वाले को होत्र कहते हैं और सामवेद को जो पाठ करता होते हैं उनको उद्रात्र कहा जाता है। इतना आपको याद रखना है सामवेद के बारे में, ठीक है। इसमें बस इतना ही है। ऋग्वेद वाला थोड़ा लेंथी था, जिसमें हमने उसकी जानकारियाँ या फिर ऋचाएँ वगैरह पढ़ी थी, लेकिन इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है। आपको 2 ही या 3 चीज़ें जो है वो याद रखनी है। ऋग्वेद सामवेद की डेफिनेशन, ठीक है, जो मैंने आपको बताई परिभाषा, फिर उसके बाद भारतीय संगीत का जनक सामवेद को कहा जाता है, और उद्रात्र क्या होता है? सामवेद को पढ़ने वाले या गायन करने वाले लोगों को उद्रात्र कहा जाता है। इतना आपको समझ आ ही गया होगा। फिर इसके बाद तीसरा जो वेद आता है वो है यजुर्वेद, ठीक है। इसमें क्या होता है? देखो, वैदिक कर्मकांडों के नियमों का संकलन हमें देखने को मिलता है। वैदिक कर्मकांड जो होते हैं उनके जितने भी नियम होते हैं उनको कलेक्ट करके इसमें रखा जाता है, जिसको बोलते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं उनको उदरव्यू कहा जाता है, ठीक है, अदरव्यू कहा जाता है। यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में है, ठीक है। ये गद्य में भी है और पद्य में भी है। देखो, वैदिक कर्मकांडों के जितने भी नियम है ना, लॉ वगैरह, ये सब ये कलेक्ट करके यजुर्वेद में लिखे गए हैं, बताए गए हैं। और यजुर्वेद के जो पाठकर्ता होते हैं, जिस तरह से सामवेद के पाठकर्ता को हम क्या बोलते हैं? उद्रात्र कहते हैं, वैसे यजुर्वेद के पाठकर्ता को हम अदरव्यू कहते हैं। इतना आपको याद रखना है। यजुर्वेद इकलौता ऐसा वेद है जो गद्य और पद्य दोनों में स्थित है। देखो, ये वाला जो तीसरी लाइन है ना, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ऐसा वेद बताइए जिसमें गद्य और पद्य दोनों हैं, तो वो है यजुर्वेद, ठीक है। और जो सामवेद से संबंधित है उसमें क्या बताया गया कि ऐसा वेद बताओ जो संगीत से संबंधित है, वो है अपना सामवेद। अब इसके बाद जो आता है वो है अपना लास्ट वाला वेद, जो अभी हाल ही में बनाया गया होगा, ठीक है, या फिर आखिरी में रचित किया गया, उसको बोलते हैं अथर्ववेद, ठीक है। इस वेद के रचयिता अथर्वा ऋषि थे और इन्हीं के नाम पर इस वेद का नाम रखा गया था, ठीक है। अथर्ववेद, जैसे कि अथर नाम आ रहा है ना, अथर, तो अथर्वा ऋषि के नाम पर क्या किया गया था? इस वेद का नाम रखा गया था, क्योंकि इस वेद के रचयिता ही अथर्वा ऋषि थे। ये सबसे आखिरी में रचित किया गया या बनाया गया वेद है, ठीक है। अब इसकी जानकारी के बारे में बात करें तो देखो, इससे हमें कौन कौन सी जानकारी मिलती है। देखो, इससे हमें पता लगता है रोग निवारण, ठीक है, किसी बीमारी का निवारण करना है, उसका प्रिवेंशन करना है, उसके बारे में पता लगता है, ठीक है। तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह आदि, इन सब के बारे में हमें जानकारी अथर्ववेद से मिलती है। सामान्य मनुष्य के विचार, विश्वास, अंधविश्वास आदि की जानकारी भी हमें अथर्ववेद से मिलती है। अब देखो, प्रजापुत्री की ना अथर्ववेद था, इस समय क्या होता था? प्रजापुत्री की 2 पुत्रियाँ थी, एक थी सभा और दूसरी थी समिति। इन सब मतलब प्रजापति की 2 पुत्रियों का नाम क्या थे? सभा था और समिति था। ये रखे गए थे, ठीक है। तो अब ना इनके बारे में हम आगे जानेंगे। जो भी टॉपिक अभी मैं स्किप कर रहा हूँ ना, मतलब छोड़ रहा हूँ मैं, जिसके बारे में मैं बता रहा हूँ कि आप आगे जानोगे, तो इन्हीं के टॉपिक ना एक पर्टिकुलर टॉपिक भी आएंगे, तो उसमें हम इनके बारे में जानेंगे। प्रजापति की जो 2 पुत्रियाँ थी, सभा और समिति, उनके बारे में, ठीक है। और सभा और समिति प्रजापति की 2 पुत्रियाँ क्यों मानी जाती है वो भी हम जानेंगे। तो इस थर्ड वाले टॉपिक को अभी आप स्किप कर सकते हो, हालांकि आप याद कर सकते हो, लेकिन फिलहाल के लिए भी आप इसे स्किप ही कर दो। 4th है, कन्याओं के जन्म की निंदा भी की गई है इस वेद में। देखो, अथर्ववेद जो है ना, वो क्या है? जब सबसे प्राचीन वेद की बात करें, ऋग्वेद, उसमें ना जो समाज था या देश था या फिर जितनी प्रकार की व्यवस्था थी, सब बढ़िया थी, क्योंकि वो सबसे पुराना समय था। जैसे जैसे समय बीतता गया तो एक समय ऐसा आया कि लास्ट वाला जो वेद बनाया गया था अथर्ववेद, इसमें ना कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी, ठीक है। कन्याओं या फिर महिलाओं के जन्म की निंदा की गई थी। अब देखो, मैंने इसमें एक बॉक्स में क्या करा गया, इसके बारे में बताया गया। सबसे पहले वेद जो था ऋग्वेद, इसमें समाज सहित सब कुछ बढ़िया था, ठीक है। समाज भी बढ़िया था, लोगों की स्थिति भी बढ़िया थी, किसी प्रकार का कोई भेदभाव भी नहीं था। जैसे जैसे वेद आगे बढ़ते गए, ठीक है, ऋग्वेद के बाद सामवेद आया, फिर यजुर्वेद आया, तो समय क्या हुआ? बीतता गया, आगे बढ़ता चला गया। और क्या हो गया? समाज का संकुचन मतलब समाज की जो सोच थी ना, वो बहुत ज़्यादा छोटी होने लग गई। लोगों की सोच में बहुत ज़्यादा ही परिवर्तन आने लग गया। पहले लोग किसी प्रकार का भेदभाव नहीं देखते थे, लेकिन जैसे जैसे समय बीतता गया, लोगों में ना
जो लोगों की सोच है उसका संकुचन होता चला गया, विस्तार होने की जगह संकुचन हो गया, विकास नहीं हुआ, लोगों की सोच गिरती चली गई। फिर लोगों ने भेदभाव करना शुरू कर दिया। एक टाइम ऐसा आया कि अथर्ववेद बनाया गया। अथर्ववेद के समय क्या हो गया, कन्याओं के जन्म की निंदा भी की जाने लगी कि कन्याओं का जन्म ही देना सबसे बड़ा पाप है। ठीक है, तो इस तरह की जो सोच थी ना वो समाज में बनने लग गई थी। हालांकि आज भी हमें देखने को मिलता है कई जगह पर, लेकिन उस समय ये जो था ना बहुत ज़्यादा हर व्यक्ति मानता था इस बात को कि कन्याओं के जन्म की निंदा की गई थी और उसको बुरा माना जाता था कन्याओं का जब भी जन्म होता था। ठीक है, तो जैसे जैसे समय बदलता गया लोगों की सोच का संकुचन होता चला गया। तो इतना आपको याद रखना, अथर्ववेद में ना बहुत ज़्यादा ही महिलाओं के जन्म की निंदा की गई है। तो एक क्वेश्चन आपसे इस तरह से ही पूछा जा सकता है कि ऐसे वेद का नाम बताइए जिसमें कन्याओं के जन्म की निंदा की गई हो, तो वो है अथर्ववेद। ठीक है, रोग निवारण, तंत्र मंत्र, जादू टोना, विवाह और साथ ही साथ, तो इस प्रकार से ना हम जान सकते कि जैसे जैसे वेद आगे बढ़ते गए तो स्थिति क्या होती चली गई, बुरी होती चली गई। तो इस वीडियो के थ्रू हम बस इतना ही जानेंगे कि वेदों के जो थे कितने प्रकार थे और उसकी जो एक्सप्लेनेशन थी और साथ ही साथ नोट्स वगैरह। ठीक है, इतना ही हम इस वीडियो में जानेंगे। बाकी मैं एक बार आपकी रिवीजन करवा देता हूँ कि हमने अभी तक कितना पढ़ा। ठीक है, सबसे पहले हमने देखो कि जाना था कि इतिहास क्या होता है। फिर इतिहास के दो भाग जाने थे, भारत का इतिहास और भारत का इतिहास और विश्व का इतिहास। फिर हमने जाना था कि भारत के इतिहास को कितने भागों में बांटा गया, वो भी 3 भागों में बांटे गए हैं। ठीक है, जिसमें हमने जाना प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक इतिहास। ठीक है, प्राचीन में जो था भारत पर शासन होता था, और जो मध्यकाल था, मध्यकाल में 720 AD के आसपास क्या हुआ था, पहला सफल मुस्लिम आक्रमण हुआ था, भारत पर कब्जा कर लिया गया था, बाद में मुसलमानों की जनसंख्या बढ़ने लग गई थी। फिर आधुनिक आया, आधुनिक में क्या हो गया था, 1600 के आसपास ना जो यूरोपियन कंट्री के जो लोग थे उनकी कंपनी जो हुई थी भारत में आने लग गई थी। फिर उन्होंने भारत में बहुत प्रकार के कई प्रकार के क्या कर दिए, परिवर्तन कर दिए। फिर हमने भारत के जो नाम थे वो जाने थे कि भारत को भारत नाम कैसे दिया गया था। ठीक है, और हिंदुस्तान नाम कैसे दिया गया था, और साथ ही साथ इंडिया क्यों बोला जाता है। इंडिया तो इंडस नदी के नाम पे है, और हिंदुस्तान अरब इतिहासकार मुसलमान उन्होंने दिए थे। और साथ ही साथ अगर हम जाने कि भारत को भारत नाम भारत के नाम पर दिया था, वो जहाँ भी शासन करता था वहाँ की भूमि को भारत कहा जाता था। ठीक है, फिर हमने साथ ही साथ शॉर्ट ट्रिक भी जानी थी कि जो शॉर्ट ट्रिक थी वो थी बिहार। ठीक है, भारत, इंडिया और हिंदुस्तान और आर्यवर्त और साथ ही साथ रेवाखंड, ये भारत के नामों को याद करने की शॉर्ट ट्रिक थी जो राज्य के नाम पर ही है जिसका नाम है बिहार। ठीक है, फिर हमने जाना था कि जो अपना मेन टॉपिक शुरू हुआ था उसमें भारत के इतिहास को जानने के 4 प्रकार के स्रोत थे। धर्म ग्रंथ था सबसे पहला। ठीक है, फिर ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशों का विवरण और पुरातत्व संबंधी साक्ष्य, जिसमें से हमने धर्म ग्रंथ के बारे में जाना था। धर्म ग्रंथ कितने होते हैं, टोटल 10 थे, जिसमें से 1 से लेकर जो मैंने 8 तक बताए थे जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य को छोड़कर वो थे सारे के सारे वैदिक साहित्य। बाकी 9वां और 10वां जो जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, वो अलग अलग साहित्य है। ठीक है, वैदिक साहित्य कितने हैं, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य को छोड़कर जितने भी ग्रंथ है वो सारे के सारे वैदिक साहित्य हैं। बाकी जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य अलग अलग है, इतना आपको याद रखना है। ठीक है, सबसे प्राचीन जो धर्म था वो कौन सा था, वैदिक धर्म था। फिर हमने जाना कि वेद जो कि धार्मिक ग्रंथ के अंदर या धर्म ग्रंथ के अंदर आता है, और सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ वेद ही है, जिसको मतलब कि जिसके संकलन करता वेद व्यास थे, इनको इकट्ठा करने वाले वेद व्यास थे। ठीक है, वेदों की जो संख्या थी वो 4 थी, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। ठीक है, जैसे जैसे वेद आगे बढ़ते गए वेदों के साथ साथ समाज की जो स्थिति थी उसमें बदलाव आया। और दूसरी बात, इस समाज की जो सोच थी या बुद्धि थी उसका संकुचन होता चला गया, लोगों की सोच में परिवर्तन आने लग गया, लोग एक दूसरों को हीन की नज़रों से भी देखने लग गए थे। तो देखो, सबसे पहले हमने बात करी थी हिस्ट्री के बारे में। तो हिस्ट्री को 2 पार्ट में डिवाइड किया गया था, भारत का इतिहास था और दूसरी तरफ विश्व का इतिहास था, जिसमें हम सबसे पहले बात करेंगे भारत के इतिहास के बारे में। ठीक है, फिर हम जैसे ही भारत का इतिहास अपना ख़त्म हो जाएगा, प्राचीन इतिहास, मध्यकालीन इतिहास और आधुनिक इतिहास। ठीक है, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा गया, प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक। जैसे ही ये फिनिश हो जाएगा उसके बाद हम विश्व इतिहास की बात करेंगे। तो फिलहाल अपना जो भारत का इतिहास का प्राचीन इतिहास वाला टॉपिक चल रहा है। ठीक है, प्राचीन इतिहास के बारे में, मध्यकालीन और आधुनिक के बारे में मैंने आपको थोड़ी थोड़ी इन्फॉर्मेशन दी थी। प्राचीन इतिहास वो था जिसमें भारत पर ही राज करते थे। ठीक है, मतलब भारतीय लोग या भारत के अंदर रहने वाले लोग खुद ही भारत पर शासन करते थे, किसी दूसरे कंट्री का कोई कब्जा नहीं था।
फिर थोड़े समय बाद क्या हुआ, मध्यकालीन इतिहास आया जिसमें 720 AD में प्रथम मुस्लिम आक्रमण जो था वो किया गया था भारत पर, और मुसलमानों की संख्या भारत में बढ़ गई थी। ठीक है, ये मध्यकालीन में मुसलमानों से रिलेटेड होगी इसमें बात। फिर आधुनिक के बारे में भी हमने थोड़ा वो जानता। 1600 के आसपास जो कंपनियां थी, यूरोपियन कंपनी, वो भारत में आई, जिन्होंने भारत में कई प्रकार के चेंजेस भी किए थे। ठीक है, फिर हमने जाना था कि भारत के नाम के बारे में बताया गया था कि भारत को भारत क्यों कहा जाता है। ठीक है, भरत के नाम पर, भरत जो एक राजा था वो जहाँ पे भी राज करता था उसको, उसकी भूमि को हम बोलते थे भरत का देश, या भारती, जो वहाँ के निवासी उनको भारतीय और साथ ही साथ भारत की संतान कहते थे। इसी तरह से हिंदुस्तान अरब मुस्लिम इतिहासकारों ने रखा था। ठीक है, बाकी इंडस नदी के नाम पे इंडिया नाम रखा गया है। तो इस प्रकार की जो जानकारी है वो हमने जानी थी। फिर हमने एक टॉपिक स्टार्ट किया था, धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, मतलब भारत के इतिहास को अगर जानना है तो उसको 4 प्रकार के स्रोत है या 4 प्रकार के जरिए है हमारे पास। ठीक है, जिसमें आता है धर्म ग्रंथ, ऐतिहासिक ग्रंथ, विदेशियों का विवरण, पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इन सब के बारे में हमने जाना था। ठीक है, फिर धर्म ग्रंथ के अंदर या फिर जो धर्म ग्रंथ है उसमें सबसे प्राचीन धर्म कौन सा है वो हमने जाना था। फिर धार्मिक ग्रंथ जो 10 थे अपने, उसके बारे में, जिसमें 1 से 8 तक वैदिक साहित्य थे, बाकी जो 2 थे वो जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य थे। ठीक है, फिर उसके बाद हमने वेद के बारे में भी जाना था। 4 प्रकार के वेद होते हैं, वेदों की संख्या 4 होते हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। फिर हमने इनको भी डिस्क्राइब करके जाना था। तो अथर्ववेद तक अपना कंप्लीट हो गया था, मतलब वेद वाली बात करें, वेद। ठीक है, धर्म ग्रंथ के अंदर जो वेद है वाला टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया था। जैसे जैसे वेद मतलब कि आगे बढ़ते गए, जैसे ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, तो समाज की स्थिति क्या होती गई, बुरी होती चली गई थी। ठीक है, तो इतना हमने जान लिया था। बाकी अगर आपको इसको डिटेल में देखना है, जानना है, तो मतलब कि वीडियो के डिस्क्रिप्शन में, ठीक है, मैंने आपको लिंक दे रखा है, उस पर क्लिक करके आप जो फर्स्ट लेक्चर है वो देख सकते हो। तो सेकंड अपना आता है, देखो धार्मिक ग्रंथ में हमने वेद वाला जो था वो कंप्लीट कर लिया था। अब धार्मिक ग्रंथ के अंदर अपना जो दूसरा आता है वो था वेदांग। ठीक है, वेद फिर वेदांग, याद रखना आपको, पहला वेद था धार्मिक ग्रंथ, फिर उसके बाद हम जानेंगे वेदांग के बारे में, क्योंकि 10 धार्मिक ग्रंथ है ना, 10 वेद, वेदांग, बौद्ध साहित्य, जैन साहित्य, ये सब। ठीक है, तो सबसे पहले हमने वेद वाला कंप्लीट किया, फिर उसके बाद हम जानेंगे वेदांग के बारे में। ऐसे ही हमको ना टोटल 10 करने हैं, लेकिन 10 के 10 नहीं करेंगे। ठीक है, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट है वही करेंगे जो आपकी लूसेंट बुक में दे रखी हैं। तो देखो वेदांग में देखते हैं क्या होता है। वेद 4 होती हैं, जैसे कि हमने जाना था पिछली वीडियो में, वेद कितने होते हैं, 4 होते हैं। और उन वेदों को समझने में आम व्यक्तियों को कई परेशानियाँ होती है। मतलब देखो वेद जो है ना, अथर्ववेद, यजुर्वेद, सामवेद, ऋग्वेद, ये जितने भी वेद है ना 4, इनको समझने में कोई अगर आम व्यक्ति इनको समझने की कोशिश करता है तो उनको बहुत सारी प्रॉब्लम आती है। तो आम लोगों को वेद समझाने के लिए 6 वेदांग बनाए गए हैं। अगर वेद को समझाना है, ठीक है, समझना है आम लोगों को, तो उसके लिए क्या बनाए गए, 6 वेदांग बनाए गए हैं। अब वो वेदांग कौन से है वो देखेंगे। देखो वेदांगों की कुल संख्या कितनी है, 6 है, जो दे रखे हैं वो सीक्वेंस में। पहले वेदांग में क्या बताया गया, शिक्षा जिसका उच्चारण से संबंधित है। दूसरे वेदांग में कल्प, मतलब रस्म और समारोह से संबंधित है। तीसरे वेदांग में व्याकरण के बारे में बताया गया। चौथे वेदांग में निरुक्त, मतलब शब्दों की उत्पत्ति कैसे हुई थी वो बताया गया। 5वें वेदांग में छंद के बारे में बताया गया, और 6ठे वेदांग में ज्योतिष के बारे में बताया गया। तो ये अपने क्या है, वेदांग है, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, इसके थ्रू कोई भी आम व्यक्ति वेदों को समझ सकता है। तो वेदों को समझाने के लिए जिसकी रचना की गई थी उसको बोलते हैं वेदांग। और वेदांग टोटल कितने होते हैं, 6 होते हैं, आपको ये याद रखना है। बाकी सबसे पहले वेदांग में देखो शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद और ज्योतिष, आपको ऐसे याद रखना है। तो देखो वेद वाला जितना बड़ा टॉपिक वेद का था ना, उतना बड़ा वेदांग का नहीं है, बस इसमें 2 या 3 है। पहली डेफिनेशन, वेदों को समझने के लिए, ठीक है, जिसकी रचना की गई है उसको वेदांग कहा जाता है। ठीक है, दूसरी बात, वेदांग की कुल संख्या 6 है। तीसरी बात, वेदांगों के बारे में देखो, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष, ये 6 वेदांग है। ठीक है, उनके नाम बताए गए हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्त, छंद, ज्योतिष। ठीक है, आपको इतना याद रखना। बाकी पूछा जाएगा शिक्षा जो है वो, मतलब पहला वेदांग में जो शिक्षा है वो किससे संबंधित है, उच्चारण से संबंधित है। दूसरे वेदांग में जो कल्प है वो रस्म और समारोह से संबंधित है। व्याकरण तो व्याकरण ही है। निरुक्त, शब्दों की उत्पत्ति इसमें की गई थी, निरुक्त वो होता है। ठीक है, जिसमें शब्दों की उत्पत्ति मतलब शब्दों का निर्माण किया जाता है, किस तरह से शब्द बन। तो गाइस देखो, जो वेद था और वेदांग था वो टॉपिक अपना कंप्लीट हो गया। अब तीसरी हम बात करेंगे पुराण के बारे में।
ठीक है। जैसे कि मैंने आपको बताया कि ये अपने धार्मिक ग्रंथ है जो 10 थे, ठीक है, जिसमें से वेद और वेदांग कंप्लीट हो चुका है। तीसरी हम बात करने आ रहा है पुराण के बारे में। तो देखो पुराण के बारे में क्या बताया गया, ये भी छोटा सा टॉपिक है, इसको भी जल्दी कंप्लीट कर देंगे। तो देखो भारतीय इतिहास का ऐतिहासिक कथाओं का सबसे अच्छा क्रमबद्ध विवरण पुराण कहलाता है। पुराण की डेफिनेशन क्या है, भारत के इतिहास की अगर कथाओं को हमें जानना है और एक सीक्वेंस में जानना है तो उसका विवरण हमें कहाँ मिलता है, पुराण में मिलता है। ठीक है, ठीक है। अगर इंडियन हिस्ट्री को अगर हमें जानना है, इंडियन हिस्ट्री की जितनी भी कथाएं थी, ठीक है, उन सब के बारे में अगर हमें जानना है, वो भी सीक्वेंस में कि पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ था, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इन सब का विवरण हमें कहाँ मिलता है, पुराण में मिलता है। अब इसके बाद करते हैं अब इसके बाद बात करते हैं पुराण के रचयिता कौन थे। तो देखो पुराण के रचयिता थे लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र रीवा। ठीक है, दो थे, लोमहर्ष और उनका एक पुत्र था जिनका नाम था उग्र रीवा। तो इनके द्वारा पुराणों की रचना की गई थी। ठीक है, अभी तक हमने डेफिनेशन और उनकी रचना के बारे में जाना। फिर देखते हैं अधिकतर पुराण जो है वो संस्कृत श्लोक में रचित किए गए हैं। मतलब अधिकतर पुराणों की जो भाषा है वो क्या रही है, संस्कृत। ठीक है, जितने भी श्लोक लिखे गए हैं वो संस्कृत में लिखे गए हैं। पुराणों के पाठक को क्या कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है। स्त्री और शूद्र दोनों ही पुराणों को पढ़ या लिख नहीं सकते थे। ठीक है, स्त्री और शूद्र को जो मतलब सबसे ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र था ना, उसमें जो सबसे नीचे आते थे शूद्र, वो और स्त्री दोनों ही पुराणों को पढ़ भी नहीं सकते थे और ना ही लिख सकते थे। परंतु ये केवल पुराणों को सुन सकते थे। अगर कोई पढ़ रहा है, ठीक है, तो ये क्या कर सकते थे, केवल सुन सकते थे, लेकिन लिख और पढ़ नहीं सकते थे। बस इनको सुनने की अनुमति थी। पुराण को अगर सुनना है तो सुन सकते हो। पुराणों के पाठक को क्या बोला जाता है, पुजारी कहा जाता है। अब देखो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, वो है 18। पुराणों की संख्या 18 है। फिर बाकी बात करते हैं, मुख्य पुराण जो है वो निम्नलिखित है। ठीक है, 4 या 5 ही है पुराण जो सबसे ज़्यादा मेन माने जाते हैं और यही कई बार पूछे गए हैं, तो देखते हैं और समझते हैं इनको भी। मत्स्य पुराण जो है ये सबसे प्राचीन पुराण है। पूछा जाएगा कि ऐसा पुराण बताओ जो सबसे प्राचीन हो, तो उसको बोलेंगे मत्स्य पुराण। फिर विष्णु पुराण आता है, फिर तीसरा आता है वायु पुराण और ब्राह्मण पुराण, फिर भागवत पुराण। तो देखो मत्स्य पुराण जो है वो सबसे प्राचीन पुराण है। हर एक की विशेषता बता रखी है। मत्स्य पुराण एक ऐसा पुराण है जो सबसे प्राचीन पुराण माना जाता है। बी आता है विष्णु पुराण। इसका संबंध मौर्य वंश से है। ये ऐसा पुराण है जो मौर्य वंश के बारे में जितनी भी जानकारी है वो देता है सीक्वेंस में। वायु पुराण, इसका संबंध गुप्त वंश से है। वायु पुराण के थ्रू हमें गुप्त वंश के शासन के बारे में या गुप्त वंश की जानकारी हमें मिलती है सीक्वेंस में। ठीक है, एक क्रमबद्ध तरीके से। ब्राह्मण पुराण जो होता है वो देखते हैं, इसका संबंध पुरु वंश से संबंधित है। और फिर इसके बाद लास्ट आता है भागवत पुराण जो श्री कृष्ण भक्ति से संबंधित है। तो देखो मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण और भागवत, तो ये 5 पुराण है जो मेन माने जाते हैं और इसकी विशेषता दे रखी है। सबसे ज़्यादा पूछे जाने वाला क्वेश्चन ये है कि सबसे प्राचीन पुराण कौन सा है, तो बताना आपको मत्स्य पुराण। तो अभी तक हमने पुराण के बारे में जितना पढ़ा वो इतनी इन्फॉर्मेशन थी। ठीक है, सबसे पहले हमने जाना कि भारतीय इतिहास की जितनी भी कथाएं हैं उनको अगर हमें सीक्वेंस में जानना है, उसके बारे में डिटेल से जानना है सीक्वेंस में, पहले क्या हुआ था, फिर आज क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ। ठीक है, तो इसके बारे में जितना भी क्रमबद्ध विवरण है वो कहाँ मिलता है, हमें पुराण में मिलता है। फिर बात करते हैं कि पुराण के रचयिता कौन थे। तो लोमहर्ष और उनके पुत्र उग्र रीवा थे। फिर उसके बाद बात करते हैं कि अधिकतर पुराण जो वो किस भाषा में रचित किए गए हैं, वो है संस्कृत भाषा। ठीक है, फिर इसके बाद बात करते हैं पुराणों का पाठक, मतलब पुराणों को पढ़ने वाले को क्या कहा जाता है, पुजारी कहा जाता है। अब इसके बाद देखते हैं इसकी सीमाएं क्या है, मतलब कहाँ तक ये सीमित है वो देखते हैं। स्त्री और शूद्र दोनों ही पुराण को पढ़ भी नहीं सकते और लिख भी नहीं सकते, लेकिन ये केवल सुन सकते हैं, दोनों के दोनों, स्त्री और पुरुष, स्त्री और शूद्र। बात करते हैं कि पुराणों की संख्या कितनी है, तो वो है 18। और मुख्य पुराण जो थे वो टोटल 5 थे, मत्स्य, विष्णु, वायु, ब्राह्मण और भागवत, जिनकी विशेषता उनके सामने ही दी गई है। अब इसके बाद बात करेंगे 4th टॉपिक जो अपना आता है वो है ब्राह्मण ग्रंथ। ये भी अपना एक धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आने वाला एक ग्रंथ है जो है ब्राह्मण ग्रंथ। अभी तक हमने कितने धार्मिक ग्रंथ पढ़े, टोटल 3 थे। अब इसके बाद चौथा बात करने आ रहे हैं हम ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। सबसे पहला जो वो था धार्मिक ग्रंथ वो कौन सा था, वेद। फिर दूसरे में हमने वेदांग के बारे में जाना जो कि वेदों से संबंधित था।
तीसरा हमने जाना पुराण के बारे में, ठीक है। भारतीय इतिहास की ऐतिहासिक कथाओं का अगर क्रमबद्ध विवरण हमें जानना है तो वो कहाँ मिलेगा, पुराणों में मिलेगा। फोर्थ हम जानने वाले हैं ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में। देखते हैं और समझते हैं। ये वेदों का एक भाग है। ब्राह्मण ग्रंथ क्या है, यह है वेदों का एक भाग है। इसमें कर्मकांड की विधि के बारे में बताया गया है, ठीक है। कर्मकांडों की जो विधि होती है उसके बारे में बताया गया है किसमें, ब्राह्मण ग्रंथ में। चारों वेदों के ब्राह्मण ग्रंथ अपने अपने होते हैं, मतलब जितने भी हमने वेद पढ़े हैं ना, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद, उन सब के अपने अपने ब्राह्मण ग्रंथ होते हैं। हर किसी के क्या है, अलग अलग हैं। ऋग्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ वो हम देखते हैं कौन कौन से हैं, ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ और शाकयान ब्राह्मण ग्रंथ या फिर कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ। आपको याद रखना है कि ऐत्रेय ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, शाकयान और कौशितकी ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, ये है ऋग्वेद से संबंधित, ठीक है। 4 वेद हैं और चारों वेदों के अपने अपने क्या है, ब्राह्मण ग्रंथ बनाए गए हैं। फिर इसके बाद बात करते हैं यजुर्वेद। यजुर्वेद से संबंधित ब्राह्मण ग्रंथ कौन सा है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ। फिर इसके बाद आती है सामवेद, ठीक है। सामवेद से संबंधित कौन सा ब्राह्मण ग्रंथ है, पंचविश ब्राह्मण ग्रंथ या फिर तांडव ब्राह्मण ग्रंथ या सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ या फिर वंश ब्राह्मण ग्रंथ, मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ और जैभिनीय ब्राह्मण ग्रंथ। तो ये क्या है, अपने सामवेद के ब्राह्मण ग्रंथ है जो सबसे ज़्यादा है, ठीक है। यजुर्वेद का एक ही है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ और ऋग्वेद के कितने हैं, 3 हैं, मतलब 2 हैं इसके तो, क्योंकि कौशितकी और शाकयान एक ही है, ठीक है। अथर्ववेद की बात करते हैं, इसमें एक आता है गोपथ ब्राह्मण ग्रंथ। अब देखो एक मेन बात हम कर लेते हैं, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ के अंतर्गत क्या बोला गया है, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी माना जाता है, शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। याद रखना आपको, स्त्री को पुरुष की अर्धांगिनी किस ग्रंथ में या ब्राह्मण ग्रंथ में माना जाता है, वो है शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। शतपथ ब्राह्मण ग्रंथ किससे संबंधित है, यजुर्वेद से संबंधित है। तो इतना आपको ब्राह्मण ग्रंथ के अंदर याद रखना है। तो अपने जो 4 धार्मिक ग्रंथ है वो कंप्लीट हो चुके हैं। अब बात करेंगे 5वें की, अन्य वैदिक साहित्य, ठीक है। टोटल 8 वैदिक साहित्य है ना, देखो वेद, वेदांग, पुराण और ब्राह्मण ग्रंथ तो हो गए, 4 हो गए अपने। बाकी इसके बाद 4 के बाद 4 और रह जाते हैं, लेकिन हम इनको अन्य वैदिक साहित्य में इंक्लूड कर लेंगे। टोटल वैदिक साहित्य कितने, 8 हैं। और जो अन्य थे वो थे अपने कौन कौन से, एक तो पहला था जैन साहित्य और दूसरा बौद्ध साहित्य, वो अलग अलग है, वो वैदिक साहित्य में नहीं आते। अभी तक हमने 4 पढ़ लिए, बाकी जो बच जाते हैं वो 4 वो इसी के अंदर इंक्लूड हो जाएंगे, ठीक है। तो अन्य वैदिक साहित्य में देखते हैं क्या बोला गया, अदर वैदिक लिटरेचर। पहला आता है मैत्रेयनी। अब इसके बारे में हम जानेंगे। इसमें स्त्री की सबसे ज़्यादा गिरी हुई स्थिति के बारे में बताया गया मैत्रेयनी के अंदर, ठीक है। मतलब इसमें स्त्री को सबसे ज़्यादा, स्त्री की जो दयनीय स्थिति है ना, बहुत बुरी स्थिति, वुमेन वर्स्ट पोजीशन, उसके बारे में बताया गया है। बाकी बात करते हैं पुरुष के अंदर 3 दोष होते हैं, वो कौन कौन से हैं, वो भी मैत्रेयनी के अंदर आते हैं। पहला है जुआ खेलना, ये सबसे बड़ा पुरुष का दोष है। दूसरा शराब पीना या उसका सेवन करना, ये भी बहुत बड़ा दोष है। तीसरा स्त्री का शोषण करना, ठीक है। तो ये 3 जो है वो पुरुष के अंदर दोष माने जाते हैं, जुआ खेलना, शराब पीना और स्त्री का शोषण करना, ठीक है। ये मैत्रेयनी के अंदर बताया गया है। फिर इसके बाद बात करते हैं दूसरा, मनुस्मृति। सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सी है, मनुस्मृति है। याद रखना आपको, स्मृति ग्रंथ कौन सी है, सबसे प्राचीन वाली मनुस्मृति है। मनुस्मृति ग्रंथ का संबंध शुंग काल या शुंग वंश से संबंधित है। तो मनुस्मृति के अंदर बस इतना ही बताया गया कि सबसे प्राचीन स्मृति ग्रंथ कौन सा है, मनुस्मृति, ये इसकी सबसे बड़ी विशेषता है। बाकी शुंग काल और शुंग वंश से संबंधित है मनुस्मृति ग्रंथ, ठीक है। अब इसके बाद बात करते हैं थर्ड पॉइंट, जो है नारद स्मृति। इसमें गुप्त वंश की जानकारी हमें दिखने को मिलती है। इस नारद स्मृति एक ऐसा स्मृति ग्रंथ है जो गुप्त वंश की जानकारी हमें प्रोवाइड करता है। तो गाइस, अपने जो धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आने वाले जितने भी ग्रंथ थे जो वैदिक साहित्य से संबंधित थे, ठीक है, जो 1 से लेकर 8 तक थे, वो अपने कंप्लीट हो चुके हैं। जिसमें से हमने 4 जो पढ़े थे ना, वेद, वेदांग, पुराण और बौद्ध, वो जो अपना था ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, ये अपने 4 जो थे वो इम्पोर्टेंट थे। बाकी उसके बाद जो 4 बचे हुए थे उनको हमने अन्य वैदिक साहित्य में इंक्लूड कर लिया था, ठीक है। तो इसके तौर पर अगर हम कुल मिला के बात करें तो 8 के 8 वैदिक साहित्य अपने हो चुके हैं। अब इसके बाद हम बात करेंगे जो आता है बौद्ध साहित्य।
इसके बाद बौद्ध साहित्य, फिर जैन साहित्य, फिर अपना धार्मिक ग्रंथ वाला टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। ठीक है, मतलब अपने जो देखो इतिहास को अगर जानना है, ठीक है, भारत के इतिहास को अगर जानना है तो उसके 4 प्रकार के स्रोत बताए थे मैंने, जिसमें से धार्मिक ग्रंथ सबसे ऊपर था। और धार्मिक ग्रंथ में हमने 10 प्रकार के जो थे मतलब कि ग्रंथ जाने थे। ठीक है, 10 प्रकार के ग्रंथ जाने नहीं थे, मतलब कि हमने उसके पॉइंट पढ़े थे। ठीक है, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक जो थे वो वैदिक साहित्य थे, जो अपना टॉपिक कंप्लीट हो चुका है। अब बात करते हैं 2 की, क्योंकि 8 फिर 9 और 10। ठीक है, 2 की जो बौद्ध साहित्य और जैन साहित्य से संबंधित है। तो इसके बाद ये वाला जो टॉपिक है वो कंप्लीट हो जाएगा। फिर दूसरा अपना जो टॉपिक होगा वो स्टार्ट होगा धार्मिक ग्रंथ के बाद, वो है ऐतिहासिक ग्रंथ। तो देखते हैं और समझते हैं बौद्ध साहित्य में क्या बताया गया। बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में देखते हैं। सबसे पहले बात करते हैं हम जातक। इसमें देखो जातक ब्लैक पॉइंट मैंने बना रखे हैं, वो अगर आप समझोगे तो बहुत जल्दी समझ आ जाएगा। ठीक है, जातक फिर त्रिपिटक। तो पहले इन दोनों को समझते हैं। जातक के बारे में क्या समझ आता है अब देखते हो। इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताई गई है। मतलब देखो बौद्ध साहित्य जो बुद्ध के जीवन से संबंधित, मतलब बुद्ध से संबंधित है। ठीक है, जातक जो है ना, इसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताई गई है। ठीक है, जातक में क्या बताया गया, इसमें बुद्ध के जो पूर्व जन्म है, उससे पहले का जन्म, उसकी जानकारी बताई गई है, ये कहानी बताई गई है। दूसरा आता है त्रिपिटक। त्रिपिटक ऐसा बौद्ध साहित्य है जो 3 किताबों से मिलके बने। 3 किताब कौन कौन सी है? पहला आता है विनय पिटक, दूसरा आता है सूत्र पिटक और तीसरा आता है अभिधम्म पिटक। ठीक है, ये 3 किताबों से मिलकर क्या बनता है? त्रिपिटक बनता है। जब इसके नाम पे क्या लिखा हुआ है? त्रि मतलब होता है 3, पिटक मतलब पिटक। ठीक है, जिसका सरनेम देखो तीनों में ही क्या मिल रहा है? पिटक पिटक पिटक, विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों से मिलकर एक क्या बन रहा है? साहित्य बन रहा है, जिसको हम बोलते हैं त्रिपिटक। त्रिपिटक की जो भाषा थी वो क्या थी? अपनी पाली। इतना आपको याद रखना है, त्रिपिटक में ये पूछा जाएगा। फिर इसके बाद बात करते हैं हीनयान का मुख्य ग्रंथ कौन सा है? हीनयान का मुख्य ग्रंथ है कथावस्तु। ठीक है, हीनयान का मुख्य जो वो है ग्रंथ वो क्या है? कथावस्तु। देखो बौद्ध धर्म के पंथ या शाखा ना 2 है, एक हीनयान और एक महायान है। हीनयान के अंदर क्या बताया गया है? कथावस्तु के बारे में बताया गया है। मतलब कि उसका जो मुख्य ग्रंथ है वो कथावस्तु है हीनयान का। ठीक है, बौद्ध धर्म को 2 शाखाओं में बांटा गया, हीनयान और महायान। आपको इतना याद रखना है। तो देखो बौद्ध साहित्य के बारे में, बुद्धिस्ट लिटरेचर के बारे में अपन को 3 पॉइंट जो है वो याद रखने हैं। पहला जातक से संबंधित, जिसमें बुद्ध के पूर्व जन्म की कहानी बताई गई है। दूसरा त्रिपिटक जो 3 पुस्तक से मिलके बना है। ठीक है, 3 किताबों से, विनय पिटक, सूत्र पिटक, अभिधम्म पिटक। और इस तीनों में जो हम बात करते हैं मिलाकर क्या बनता है? त्रिपिटक। त्रिपिटक की जो भाषा थी वो क्या थी? पाली थी। फिर इसके बाद हम बात करते हैं हीनयान का जो मुख्य ग्रंथ था। पहले हीनयान के बारे में हमें जानना पड़ेगा कि हीनयान होता क्या है। तो देखो बौद्ध धर्म के पंथ या शाखा कितनी है? 2 है। पहला हीनयान है, दूसरा महायान है। तो इनमें जो हीनयान है ना, उसका प्रमुख ग्रंथ कौन सा है? कथावस्तु है। इतना आपको याद रखना है बौद्ध साहित्य में। फिर 7th आता है अपना टॉपिक, जो अपना लास्ट होगा। ठीक है, जैन साहित्य, जैन लिटरेचर। पहले इसमें हम जानेंगे आगम क्या होता है, फिर हम जानेंगे प्रमुख साहित्य क्या है, फिर हम जानेंगे इसके भगवती सूत्र और फिर कल्प सूत्र और इसके अंग के बारे में। ठीक है, देन उसके बाद ये वाला टॉपिक भी अपना पूरा कंप्लीट हो जाएगा। मतलब धार्मिक ग्रंथ वाला जो टॉपिक है, धर्म ग्रंथ, वो ख़त्म हो जाएगा। तो देखो आगम क्या होते हैं वो हम देखते हैं। जैन साहित्य को ही हम क्या कहते हैं? आगम कहते हैं। अगर पूछा जाए कि आगम क्या है, तो आगम को क्या बोला जाता है? जैन साहित्य। और जैन साहित्य को क्या बोला जाता है? आगम कहा जाता है। दूसरा आता है प्रमुख साहित्य। पहला इसमें मेन लिटरेचर पूछा गया, पहला भगवती सूत्र, दूसरा कल्प सूत्र। तो देखो प्रमुख साहित्य में भगवती सूत्र और कल्प सूत्र है। तो भगवती सूत्र में क्या बोला गया? देखो स्वामी महावीर के, देखो जैन जो है ना वो महावीर से संबंधित है, तो स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन हमें देखने को मिलता है भगवती सूत्र में। और कल्प सूत्र में जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास हमें देखने को मिलता है। जैन धर्म जब स्टार्ट हुआ तो उसका स्टार्टिंग की जो हिस्ट्री थी उसके बारे में हमें देखने को मिलता है कल्प सूत्र में। तो आपको इतना याद रखना है, प्रमुख साहित्य में 2 है, भगवती सूत्र और कल्प सूत्र। बाकी जैन साहित्य वो टोटली किससे संबंधित है? स्वामी महावीर और जैन धर्म से संबंधित है। भगवती सूत्र जो है स्वामी महावीर के जीवन का वर्णन बताता है और कल्प सूत्र जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास बताता है। बाकी इसके अंतर्गत देखो 12 अंग क्या होते हैं वो देखते हैं। 12 अंगा भी बोला जाता है इसे। जैन साहित्य को 12 भागों में बांटा गया है, जिन्हें 12 अंग कहते हैं।
ठीक है। जैन साहित्य जितने मतलब जो साहित्य ना, जैन साहित्य या लिटरेचर, उसको 12 पार्ट्स में डिवाइड किया गया और इसी को हम बोलते हैं 12 अंग या 12 अंगा। तो गाइज इसी के साथ अपना जो धार्मिक ग्रंथ वाला टॉपिक है, जो प्राचीन इतिहास के अंतर्गत आता है, ठीक है। मतलब देखो मैं बता देता हूँ कि अगर हमें भारत के इतिहास को जानना है तो उसके कितने स्रोत है, 4, जिसमें से पहला था धार्मिक ग्रंथ, दूसरा था ऐतिहासिक ग्रंथ, तीसरा था विदेशों का विवरण, चौथा था पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। तो इसमें से सबसे ऊपर वाला जो था धर्म ग्रंथ या धार्मिक ग्रंथ, वो अपना कंप्लीट हो चुका है, क्योंकि धर्म ग्रंथ के अंतर्गत जो है वो 10 ग्रंथ आते हैं, वेद, वेदांग, पुराण, उपनिषद, ब्राह्मण ग्रंथ, स्मृति और धर्मसूत्र, आरण्यक और जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य, जिसमें से 1 से लेकर 8 तक, ठीक है, सबके बारे में नहीं बताया गया, लेकिन 1 से लेकर 8 तक जितने भी थे, ठीक है, वेद, वेदांग और पुराण हो गया और ब्राह्मण ग्रंथ हो गया, इन सब के बारे में हमने डिटेल में जाना। बाकी जो बच गए हैं ना, वो अलग टॉपिक में भी आएंगे। उपनिषद वाला हो गया, धर्मसूत्र हो गया, आरण्यक हो गया, तो इनके बारे में हम अगले जो चैप्टर आएंगे उसमें जानेंगे, क्योंकि इनका पर्टिकुलर टॉपिक ना वहीं पे समझ आएगा आपको, अभी यहाँ पे समझ नहीं आएगा, क्योंकि यहाँ पे इस चैप्टर में अगर हम जानेंगे तो बहुत से टॉपिक जो होंगे वो मिस होंगे। इसलिए लूसेंट बुक में भी इनकी जो मतलब इनको डिस्क्राइब किया गया, लेकिन वो अलग चैप्टर में किया गया, ठीक है। इसलिए हमने वैदिक साहित्य अगर हम जाने इस चैप्टर के अकॉर्डिंग, जो अभी हमारा चल रहा है लूसेंट के अकॉर्डिंग फर्स्ट चैप्टर, तो जो वैदिक साहित्य और धार्मिक ग्रंथ वो अपना पूरा कंप्लीट हो चुका है, जैन साहित्य, बौद्ध साहित्य तक, ठीक है। धर्म ग्रंथ के बाद अपना जो नेक्स्ट चैप्टर वो आएगा टॉपिक, वो होगा ऐतिहासिक ग्रंथ, ठीक है, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स। तो गाइस सबसे पहले हमने बात की थी इतिहास के बारे में। इतिहास को 2 भागों में बांटा गया, एक भारत का इतिहास जो अपनी इंडिया से रिलेटेड होगा, ठीक है, या फिर इंडियन हिस्ट्री बोल सकते हो। दूसरा अपना है वर्ल्ड हिस्ट्री, मतलब विश्व का इतिहास। फिर इनमें से हमने क्या करा था, भारत के इतिहास को 3 भागों में बांटा था, प्राचीन और मध्यकालीन और आधुनिक। तो प्राचीन, मध्यकालीन और आधुनिक, इन तीनों में से हमने प्राचीन के बारे में जाना था। बाकी तीनों के बारे में हमने छोटे छोटे जो मतलब कि पॉइंट्स है वो जाने थे, कि प्राचीन इतिहास में जो था भारत के लोग भारत पर राज करते थे। मध्यकाल में क्या हुआ, पहला जो सफल मुस्लिम आक्रमण था वो 720 AD में हुआ था, जिसमें मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी, ठीक है। मतलब एक तरीके से ना मध्यकाल में ना मुसलमानों की संख्या बढ़ गई थी या मुसलमानों का जिक्र किया जाता है। फिर आधुनिक काल में यूरोपियन कंपनियाँ, कई ऐसी कंपनियाँ आई जिन्होंने भारत पर राज किया, ठीक है। फिर हमने भारत के नाम याद करे थे कि भारत को भारत क्यों कहा जाता है, फिर उसके बाद हिंदुस्तान क्यों कहा जाता है, और साथ ही साथ जो इंडिया है वो क्यों कहा जाता है, इंडस नदी के नाम पर रखा गया। हिंदुस्तान अरब मुस्लिम इतिहासकारों के नाम पे रखा गया। और साथ ही साथ अगर हम बात करें भारत की, तो भारत जहाँ पे भी राज करते थे, भरत नाम के एक राजा थे, जो वो जहाँ पे भी राज करते थे उसकी भूमि को हम भारत कहते थे। तो इतना हमने पढ़ा था। फिर उसके बाद हमने जाना था एक नया टॉपिक, ठीक है, जो धार्मिक और ऐतिहासिक ग्रंथ से संबंधित है। भारत के अगर हम इतिहास को जानना चाहते हैं तो उसके स्रोत या सोर्सेस कितने हैं, 4 होते हैं, जिसमें से पहला आता है धर्म ग्रंथ या फिर रिलीजियस स्क्रिप्ट, फिर दूसरा आता है ऐतिहासिक ग्रंथ, फिर आता है विदेशियों का विवरण, फिर आता है पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। जिसमें से हमने चारों में से हमने क्या करा था, धर्म ग्रंथ के बारे में पूरा का पूरा जो कॉन्सेप्ट है वो हमने पढ़ लिया था, ठीक है। बाकी कुछ जो टॉपिक थे ना, उपनिषद हो गए, ठीक है, आरण्यक हो गए, धर्मसूत्र हो गए, ये जो 2-3 टॉपिक है ये रह गए थे। इसको हम ना किसी और चैप्टर जो है उसमें पढ़ेंगे, ठीक है, या पार्ट में पढ़ेंगे, क्योंकि इसका एक अलग कॉन्सेप्ट आगे दे रखा है लूसेंट की बुक में। हम जो भी पढ़ने जा रहे हैं ना वो हम लूसेंट की बुक के अकॉर्डिंग ही टॉपिक कवर करेंगे, ठीक है। जो टॉपिक दे रखे हैं हम उसे पहले पढ़ेंगे, जो बाद में दे रखे हैं उसे हम बाद में पढ़ेंगे, क्योंकि उसका एक अलग से हटके कॉन्सेप्ट भी आएगा जिसमें आपको उसके बारे में सब कुछ पता लग जाएगा, ठीक है। बाकी धार्मिक ग्रंथ में हमने देखो, जो धर्म ग्रंथ होते हैं या धार्मिक ग्रंथ, वो टोटल कितने थे, 10, ठीक है, जिसमें 1 से लेकर 8 तक जो सीक्वेंस में मैंने लिखे हैं, 1 से लेकर 8 तक, मतलब वेद से लेकर अरण्य तक। एक बार आप इसे जो आपने नोट्स बनाए होंगे या फिर जो मैंने वीडियो में फर्स्ट पार्ट में डाला था उसमें भी आप देख सकते हो, 1 से लेकर 8 तक जो धार्मिक ग्रंथ है, वेद से लेकर अरण्य तक, ठीक है, वो क्या है, वैदिक साहित्य। बाकी 2 जो बचेंगे 9वें और 10वें पर जो थे, जैन साहित्य और बौद्ध साहित्य थे, ठीक है। इतना हमने पढ़ लिया था। बाकी इनके जो आपको एक्सप्लेनेशन है वो भी मिल जाएगी, वेद, ब्राह्मण ग्रंथ, पुराण, वेदांग, ठीक है, इन सब के बारे में मैंने बता रखा है आपको सेकंड पार्ट में वीडियो के, ठीक है। और फिर हमने जो थे वेद के बारे में जाना था। वेद जो था, भारत का सबसे प्राचीन धर्म ग्रंथ क्या है, वेद है, ठीक है। वेदों की संख्या कितनी है, 4 है, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। इनके बारे में भी हमने जाना था। मंडल, सूक्त, ऋचाएँ ये किस में आती है, ऋग्वेद में आते हैं।
ठीक है। जैसे जैसे वेदों की संख्या मतलब 4 है, ठीक है, जैसे जैसे समय बदलता गया तो वेद के अंदर जो ऋग्वेद है, सामवेद है, यजुर्वेद और अथर्ववेद है, ठीक है। सबसे पहला ऋग्वेद और सबसे आखिरी वाला अथर्ववेद था, ठीक है। जैसे जैसे समय बदला ना तो समाज की स्थिति क्या होती गई, बुरी होती चली गई, या समाज का संकुचन होते चला गया। और फिर उसके बाद हमने वेद के बाद वेदांग पढ़ा, ठीक है। वेदों को ना आम लोग समझ नहीं सकते थे, तो उनको समझने के लिए ना क्या बनाए गए थे, वेदांग बनाए गए थे। और वेदांगों की संख्या कितनी होती है, 6 होती है। वेद कितने होते हैं, 4, और वेदांग कितने होते हैं, 6। इतना आपको जानना है, ठीक है। पहला जो देखो मैं बता देता हूँ, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष, ये अपने कितने हैं, 6 वेदांग है टोटल, ठीक है। ये आपसे पूछा जा सकता है कि वेदांगों की संख्या कितनी होती है, तो आप ये मत समझना कि वेदांग ही वेद होते हैं, ठीक है। वेद अलग है, वेदांग अलग है। वेद 4 होते हैं, वेदांग 6 होते हैं, ठीक है। वेद 4 कौन कौन से हैं, ऋग्वेद, सामवेद, यजुर्वेद और अथर्ववेद। बाकी अगर हम बात करें वेदांग की, तो वेदांग 6 होते हैं, शिक्षा, कल्प, व्याकरण, निरुक्ति, छंद, ज्योतिष। इतना आपको याद रखना। फिर हमने पुराण के बारे में जाना था, ठीक है। तीसरा जो आता है धार्मिक ग्रंथ, वो क्या था, पुराण, ठीक है। पुराण जो है वो भारत के अगर इतिहास को जानना है तो भारत की जो ऐतिहासिक कथाएं होती हैं उनका सबसे अच्छा विवरण क्या है, एक सीक्वेंस वाला पुराण कहलाता है, ठीक है। इसके रचयिता कौन थे, लोमश थे, और उनके पुत्र कौन थे, उग्र रीवा, ठीक है। इतना आपको जानना है। बाकी पुराण जो है वो उनके पाठक कौन से होते हैं, पुजारी होते हैं। बाकी स्त्री और शूद्र दोनों ही पुराणों को क्या कर सकते हैं, पढ़ और लिख नहीं सकते, ये केवल पुराणों को सुन सकते हैं। इतना बताया था मैंने आपको। और अगर पुराणों की संख्या की बात करें तो पुराणों की कुल संख्या कितनी है, 18 होती है। इतना आपको याद रखना है, ठीक है। फिर हमने कुछ ब्राह्मण ग्रंथ के बारे में जाना था। ऋग्वेद के जो ब्राह्मण ग्रंथ है, ऐतरेय या फिर शाखायान, कौशितकी। फिर हमने यजुर्वेद के जाने थे, यजुर्वेद में षटपर ब्राह्मण ग्रंथ एक ही आता है। फिर सामवेद के अंतर्गत ज़्यादा ग्रंथ है, ठीक है। मंत्र ब्राह्मण ग्रंथ, सामविधान ब्राह्मण ग्रंथ, वंश ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है, और जैवनीय ब्राह्मण ग्रंथ। और फिर अथर्ववेद में कितने आते हैं, एक ही आता है, गोपद ब्राह्मण ग्रंथ, ठीक है। फिर अन्य वैदिक साहित्य में हमने मैत्रेयी, मनुस्मृति और नारद स्मृति के बारे में जाना था। फिर उसके बाद हमने जाना था बौद्ध साहित्य में जो जातक है, इसमें बुद्ध के पुनर्जन्म की जो पूर्व जन्म जो है ना उसकी कहानी बताई गई है, पूर्व जन्म की, ठीक है। पुनर्जन्म नहीं, पूर्व जन्म, ठीक है। और त्रिपिटक जो है ये एक प्रकार की पुस्तक है जो 3 किताबों से मिलकर बनी है। ये बौद्ध साहित्य है ये, ठीक है, जो 3 किताबों से मिलकर बना है। विनय पिटक, सूत्र पिटक और अभिधम पिटक, तीनों का जो सरनेम है वो पिटक आ रहा है इसलिए इसका, और ये 3 है तो इसलिए इसको बुलाया जाता है त्रिपिटक, ठीक है। 3 किताबों से मिलकर बना है। त्रि मतलब 3, पिटक मतलब जो विनय पिटक है, सूत्र पिटक है और अभिधम पिटक है, इसमें सरनेम में क्या रहा है, पिटक, तो इसका नाम रख दिया गया त्रिपिटक। इतना आपको याद रखना। बाकी इसकी भाषा क्या थी, पाली थी, ठीक है। अब इसके बाद बताया गया बौद्ध धर्म के जो शाखा या पंथ थी वो कितने थे, 2 थे, हीनयान और महायान। हीनयान की जो मुख्य जो ग्रंथ था वो क्या था, कथा वस्तु थी। फिर हमने जैन साहित्य के बारे में जाना था जिसमें आगम क्या होते हैं, मुख्य साहित्य क्या थे, भगवती सूत्र, कल्प सूत्र के बारे में जाना था। तो इतना हमने क्या करा था, धर्म ग्रंथ के अंतर्गत या अपनी जो पिछली 2 वीडियो है उसमें जान लिया था जो लूसेंट से रिलेटेड है, प्राचीन इतिहास से संबंधित है। फिर इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं अपना, देखो हमने क्या पढ़ा था सबसे स्टार्टिंग में, जो मैंने आपको बताया था कि भारत के इतिहास को अगर जानना है तो उसको जानने के कितने स्रोत होते हैं, 4 होते हैं, ठीक है। जिसमें सबसे पहला जो होता है धार्मिक ग्रंथ, वो अपना टोटली कंप्लीट हो चुका है। दूसरा जो स्रोत होता है भारतीय इतिहास को जानने का वो है अपना ऐतिहासिक ग्रंथ, हिस्टोरिकल स्क्रिप्ट्स, ठीक है। अब वो क्या होता है तो उसके बारे में मैं आपको इस वीडियो में बताऊँगा, तो देखते हैं और समझते हैं क्या है। ऐसे ग्रंथ जिनमें समाज, राजनीति, अर्थव्यवस्था आदि का विवरण किया जाता है उसे ही हम ऐतिहासिक ग्रंथ कहते हैं। इन ग्रंथों में धर्म और देवी देवता या कर्मकांड की कोई बात नहीं की जाती, ठीक है। मतलब इसमें जो हमने उस वाले में पढ़ा था धार्मिक ग्रंथ में, उसमें धर्म की भी बात की जा रही थी, देवी देवता की बात कर रहे थे, वो कर्मकांडों की बात कर रहे थे, ठीक है। धर्म, देवी देवता, जैसे कि हमने ऋग्वेद में भी जाना था, ठीक है। ऋग्वेद किसके अंतर्गत आता है, धार्मिक ग्रंथ के अंतर्गत आता है, ठीक है, ऋग्वेद। और कर्मकांड जो हमने यजुर्वेद जो अपना वेद है ना यजुर्वेद, उसके अंतर्गत जाना था, वैदिक कर्मकांड के बारे में, ठीक है। तो ये जो है ना इसके अंतर्गत नहीं आते। इन ग्रंथों में धर्म और देवी देवता और कर्मकांडों की बात नहीं की जाती। इसमें किसकी बात की जाती है वो हम बताएंगे। सबसे पहले समाज की बात की जाती है, ठीक है, और राजनीति की बात की जाती है, अर्थव्यवस्था की बात की जाती है। इसमें 3 चीज़ों की बात आएगी, समाज, राजनीति और अर्थव्यवस्था की, ठीक है। इसमें किसकी बात नहीं आएगी, धर्म, देवी देवता और वो कर्मकांडों की बात इसमें नहीं आती, ठीक है। इतना आपको याद रखना है। तो कुछ ऐतिहासिक ग्रंथ है वो कौन कौन से हैं। सबसे पहले आता है अर्थशास्त्र।
ठीक है। अर्थशास्त्र देखो नाम से पता लग रहा है ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड होगी, लेकिन ये इकोनॉमिक्स से रिलेटेड नहीं है। इसमें जो भी बात की जाएगी वो ज़्यादातर किससे रिलेटेड होगी, समाज या राजनीति से संबंधित होगी, या राज्य से संबंधित सारी बात आएगी, प्रशासन से संबंधित सारी बात आएगी। अर्थशास्त्र में इकोनॉमिक्स की कोई बात देखने को हमें नहीं मिलती, जैसा कि मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है, और इसे कॉन्सेप्ट में हम समझेंगे, ठीक है। तो देखते हैं, सबसे पहला ऐतिहासिक ग्रंथ जो है अपन को देखने को मिलता है वो है अर्थशास्त्र, ठीक है। अर्थशास्त्र के बारे में क्या बताया गया, देखो हमें ना क्या करना है, ज़्यादातर जो भी हम पढ़ेंगे ना ऐतिहासिक ग्रंथ, उसमें हम लेखक, विषय, संरचना या भाषा, इन सब के बारे में जानेंगे, ठीक है। दोबारा मैं रिपीट कर देता हूँ, लेखक, विषय, संरचना और भाषा, इनके बारे में हम जानेंगे हर किसी ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत, ठीक है। जो भी ऐतिहासिक ग्रंथ है, तो सबसे पहले अर्थशास्त्र आता है। लेखक कौन थे, अर्थशास्त्र एक पुस्तक है जिसके लेखक कौन है, चाणक्य, जिनको कौटिल्य या विष्णुगुप्त के नाम से भी जाना जाता है, ठीक है। चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त, तीनों ही एक ही व्यक्ति के नाम है। इनका नाम चाणक्य कैसे पड़ा, क्योंकि इनके पिता का नाम क्या था, चाणक्य था, इसलिए इनका नाम चाणक्य रखा गया था उन्हीं के नाम पर। तो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई पुस्तक कौन सी थी, अर्थशास्त्र थी, ठीक है। अब इसके अंतर्गत देखो जो अर्थशास्त्र है इसके अंदर कौन कौन से विषय हैं या सब्जेक्ट्स हैं वो देखते हैं। मौर्यकालीन या मौर्य के समाज की, ठीक है, मौर्यकालीन या मौर्यकालीन जो समाज है उसके राजनीतिक, सामाजिक और आर्थिक स्थिति की बात हमें इसमें पता चलती है। तो अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन राजनीति की बात की जाती है, समाज की बात की जाती है और अर्थव्यवस्था की बात की जाती है, ठीक है। ज़्यादातर इसमें राजनीति की बात की जाती है। फिर इसमें संरचना की अगर हम बात करें, स्ट्रक्चर कैसा है इसका, तो देखो इसके 15 पार्ट्स हैं, अधिकरण मतलब पार्ट्स हैं, और इसके अंदर चैप्टर्स कितने हैं, 180 प्रकरण मतलब कि चैप्टर्स है। तो अर्थशास्त्र के बारे में ना अगर आपसे पूछा जाए संरचना, तो अधिकरण का मतलब होता है पार्ट्स, इसको 15 भागों में बांटा गया और इसके टोटल कितने चैप्टर्स हैं, 180 चैप्टर्स हैं। बाकी भाषा, ये किस भाषा में लिखी गई थी, तो ये भाषा थी संस्कृत, ठीक है। एक बार मैं आपको दोबारा रिपीट करके बता देता हूँ, अर्थशास्त्र जो है वो एक प्रकार की पुस्तक थी जो चाणक्य, कौटिल्य या विष्णुगुप्त के द्वारा लिखी गई थी, तीनों व्यक्ति एक ही है। और इसके अंतर्गत जो सब्जेक्ट्स आते हैं वो मौर्यकालीन समाज से संबंधित है, राजनीति से संबंधित है और अर्थशास्त्र या अर्थव्यवस्था या आर्थिक स्थिति, इन सबसे संबंधित है। बाकी अगर हम बात करें इसके संरचना या स्ट्रक्चर के बारे में, तो इसको 15 भागों में बांटा गया है, 15 पार्ट्स हैं और चैप्टर कितने हैं इसके, 180। बाकी बात करें भाषा की, तो इसकी भाषा संस्कृत है। फिर दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ अपना आता है राजतरंगिणी, ठीक है। ये भी एक प्रकार की पुस्तक है जिसके लेखक कल्हण माने जाते हैं, ठीक है। इसके लेखक कौन थे, कल्हण। बाकी इसकी भाषा वो है संस्कृत, और ये विषय जो है ना इसके अंतर्गत जो विषय आते हैं वो कौन से, कश्मीर का इतिहास। तो इसमें कश्मीर के इतिहास के बारे में बताया गया। राजतरंगिणी जो है वो एक लेखक के द्वारा लिखी गई है जिसका नाम था कल्हण, और उन्होंने इस पुस्तक में, राजतरंगिणी पुस्तक में कश्मीर के इतिहास के बारे में बात की है, और ये जो पूरी पुस्तक है वो संस्कृत भाषा में लिखी गई है। तो अभी तक जो भी हमने पढ़ा उसमें कॉमन बात ये थी कि भाषा क्या है, दोनों की सेम है। अर्थशास्त्र की भाषा भी क्या थी, संस्कृत, और राजतरंगिणी की जो भाषा थी वो भी क्या थी, संस्कृत। बाकी एक अर्थशास्त्र में मौर्यकालीन जो राजनीति है, सामाजिक और आर्थिक स्थिति के बारे में बताया गया, और बाकी राजतरंगिणी में जो कल्हण के द्वारा बताया गया था वो था कश्मीर का इतिहास, ठीक है। बाकी अर्थशास्त्र की संरचना बताई गई है, लेकिन इसकी संरचना के बारे में कोई बात नहीं की गई है। देखो इसमें एक नोट भी लिखा गया है, वो मैं आपको बताता हूँ, ठीक है। नोट आपको याद रखना है और ये सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट भी है। जब भी मैंने इसको बॉक्स में बंद करके लिखा है, संस्कृत साहित्य में या फिर संस्कृत लिटरेचर में ऐतिहासिक घटनाओं को क्रमबद्ध मतलब कि सीक्वेंस में लिखने का प्रथम प्रयास राजतरंगिणी में किया गया था। तो संस्कृत साहित्य में ना ऐतिहासिक घटनाओं को जो सीक्वेंस में लिखने का सबसे पहले क्या हुआ था, उसके बाद क्या हुआ, फिर उसके बाद क्या हुआ, तो इस प्रकार से जो लिखने का प्रथम प्रयास है या ट्राई सबसे पहले राजतरंगिणी में किया गया था, ठीक है। क्योंकि पुस्तक यह संस्कृत में लिखी गई है। दूसरी बात, ऐतिहासिक घटनाओं, कौन सा इतिहास बताया गया, कश्मीर का इतिहास, तो उसको एक सीक्वेंस में बताने की बात की गई है, वो भी किस पुस्तक में, राजतरंगिणी पुस्तक में की गई है। फिर इसके बाद जो तीसरा ऐतिहासिक ग्रंथ आता है वो है चचनामा। अब चचनामा भी एक प्रकार की पुस्तक है, ठीक है। तो देखो चचनामा को ना इंग्लिश में फैच नमा सिंध भी कहते हैं, ठीक है। मैं दोबारा रिपीट कर देता हूँ, चचनामा एक प्रकार की पुस्तक है, इसको इंग्लिश में फैच
नवा सिंध कहते हैं। ठीक है, अब इसके लेखक कौन है, वो है अली अहमद। ठीक है, चचनामा जो है एक प्रकार की पुस्तक है जिसको इंग्लिश में फैच नवा सिंध कहते हैं और इसके लेखक है अली अहमद। और इसके अंतर्गत किस के बारे में बताया गया, क्या सब्जेक्ट है इसके अंदर, वो हम बताएंगे। तो इसका विषय जो है वो है अरबों की सिंध विजय। और ये जो पुस्तक है ये किस भाषा में लिखी गई है, तो इसकी भाषा है फ़ारसी। ठीक है, ऊपर की जो दो पुस्तकें हमने जानी थी अर्थशास्त्र और राजतरंगिणी, उसकी भाषा सेम थी संस्कृत, लेकिन इसकी भाषा क्या हो गई, अरब जो है फ़ारसी है। ठीक है, मतलब अलग हो गई। अब भाषा क्या है इसकी, फ़ारसी। तो एक बार हम दोबारा रिपीट करेंगे। चचनामा जो है एक प्रकार की पुस्तक है जो इंग्लिश में लिखी गई है, जो मतलब इंग्लिश में कह रहा हूँ। ठीक है, इंग्लिश में इसको फैच नामा सिंध कहते हैं और बाकी इसके लेखक है अली अहमद और विषय क्या है इसका, अरबों की सिंध विजय और भाषा इसकी क्या है, फ़ारसी। अब इसके बाद चौथा जो आता है अपना फोर्थ ऐतिहासिक ग्रंथ, वो क्या है अपना अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी के जो लेखक है वो क्या है, पाणिनि है। और इसकी विशेषता अगर हम बात करें, संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ है ये। ठीक है, अष्टाध्यायी क्या है, संस्कृत व्याकरण का सबसे पहला ग्रंथ, फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर, वो भी क्या है, अष्टाध्यायी। इतना आपको याद रखना, ये पूछा भी जाएगा कि संस्कृत व्याकरण का प्रथम ग्रंथ या फर्स्ट बुक ऑफ संस्कृत ग्रामर कौन सी है, अष्टाध्यायी। ठीक है, और इसके लेखक कौन है, पाणिनि। इसके विषय के बारे में अगर हम बात करें तो ये मौर्य पूर्व एवं मौर्यकालीन राजनीतिक व्यवस्था की जानकारी हमें इस पुस्तक से मिलती है। ठीक है, प्री मौर्य या फिर जो मौर्य एरा है, ठीक है, उसके पॉलिटिकल सिस्टम के बारे में हमें इस जो मतलब कि जो पुस्तक है, ठीक है, अष्टाध्यायी, उस पाणिनि के द्वारा जो लिखी गई है उससे हमें मिलती है। फिर इसके बाद पांचवी जो पुस्तक आती है वो अपनी है गार्गी संहिता। ठीक है, इसके लेखक है कात्यायन। ठीक है, गार्गी संहिता भी एक प्रकार की पुस्तक है जिसके लेखक है कात्यायन। इसमें हम ना पुस्तक के बारे में जानेंगे। ऐतिहासिक ग्रंथ का मतलब ये वही है, हिस्टोरिकल जो स्क्रिप्ट्स होती है उसमें मतलब कि हिस्ट्री के बारे में अगर हमें पता लगाना है तो हमें कोई ना कोई स्क्रिप्ट किससे पता लगेगी, बुक से पता चल सकती है। ठीक है, इसलिए हम इसमें बुक के बारे में जानेंगे। बाकी अगर हम बात करें तो ये देखो, गार्गी संहिता जो है वो कात्यायन के द्वारा लिखी गई है। और इसके विषय के बारे में बात करें तो इसके विषय हैं ज्योतिष के बारे में वर्णन, मतलब एस्ट्रोलॉजी जो है ना उसके बारे में हमें इस बुक से मिल सकती है जानकारी। दूसरा, भारत पे होने वाला जो यवन आक्रमण था जो ग्रीक के द्वारा किया गया था। ठीक है, ग्रीक को हम यवन भी कह सकते हैं। तो जो भी पहला अटैक भारत पर होने वाला था, यवन आक्रमण, ठीक है, भारत पर जो यवन आक्रमण हुआ था वो क्या है, गार्गी संहिता में हमें मिल सकता है देखने को। उसके बारे में अगर नॉलेज चाहिए तो उसके बारे में हमें कहाँ से मिलेगा, गार्गी संहिता जो कात्यायन के द्वारा लिखी गई है उसके बारे में इसमें जानकारी मिल सकती है, जो है भारत पर होने वाला पहला यवन आक्रमण। ठीक है, ग्रीक अटैक ऑन इंडिया। तो अगला जो अपनी मतलब अगली जो पुस्तक आती है या बुक आती है वो है महाभाष्य। ये अपनी लास्ट पुस्तक है जो ऐतिहासिक ग्रंथ के अंतर्गत आती है। तो देखो, लेखक जो है इसके हैं पुष्यमित्र शुंग के पुरोहित पतंजलि। तो पुष्यमित्र जो शुंग आ रहा है ना इसमें, शुंग, तो इसका विषय हम इससे मैच कर सकते हैं। तो देखो, शुंगों की जानकारी, इन्फॉर्मेशन अबाउट शुंग, ठीक है, शुंगास, तो उसके बारे में हमें जानकारी महाभाष्य से मिल सकती है। तो ये अपने ऐतिहासिक ग्रंथ थे। और ऐतिहासिक ग्रंथ अब देखो अपने कितने थे, अगर मैं बात करूं, अगर हमें भारत के इतिहास को जानना है तो उसके 4 प्रकार के स्रोत थे, जिसमें सबसे पहले धार्मिक ग्रंथ था, वो अपना कंप्लीट हो चुका है। दूसरा ऐतिहासिक ग्रंथ था, वो भी इस वीडियो के थ्रू आपका पूरा कंप्लीट हो चुका है। तो ये जो था ना, अपन ने क्या कर लिया, 2 प्रकार के स्रोत अपने ख़त्म कर लिए, धार्मिक ग्रंथ और ऐतिहासिक ग्रंथ। ठीक है, अगली वीडियो में हम बात करेंगे विदेशी यात्रियों का विवरण। ये अपना तीसरा जो होगा स्रोत होगा। फिर चौथा स्रोत भी आएगा अपना, जिसमें हम जानेंगे पुरातत्व संबंधी साक्ष्य। ठीक है, तो 4 स्रोत हैं जिसमें से 2 कंप्लीट हो चुके हैं और 2 बचे हुए हैं। तो 2 जो बचे हुए हैं वो भी जल्दी कंप्लीट हो जाएंगे। बाकी जितना भी मैंने आपको पढ़ाया है उससे, जैसे कि अभी हमने 3rd पार्ट बनाया है, तो आपको क्या करना है, इसे रिटर्न मतलब कि नोट्स तैयार करने। देन उसके बाद हम अगली वीडियो जब बनाएंगे 1 आधे दिन में आपकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो भी आ ही जाएगी। इस वीडियो को थोड़ा टाइम लग गया था, बाकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी वो टाइम से अपलोड हो जाएगी, आपको ज़्यादा वेट नहीं करना पड़ेगा। बाकी आपको क्या करना है, इसके रिटर्न नोट्स तैयार करने हैं। और दूसरी बात, नोट्स तैयार करने के बाद आपको रिवाइज़ भी करना है। ठीक है, जो भी हम पार्ट पढ़ाते जाएंगे बस आपको नोट्स तैयार करना है। दूसरा क्या करना है, आपको बस रिवाइज़ करना है। देन अगला जब पार्ट तैयार होगा तो जैसे ही हम वीडियो बनाएंगे तो उस वीडियो में आपको स्टार्टिंग में रिवीजन देखने को मिल जाएगी। जैसे कि आज की वीडियो में भी हमने कुछ रिवीजन की थी। तो ये थी आज की वीडियो गाइस। आई होप गाइस आपको ये वीडियो जरूर पसंद होगी। गाइस इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करो ताकि और भी स्टूडेंट्स जो है
लूसेंट के इस कोर्स को ज्वाइन कर सके और इसका बेनिफिट उठा सके। तो मिलते हैं अपनी नेक्स्ट वीडियो के साथ। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।